हेलो डियर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपका स्वागत है। अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी जर्नी मिसलेनियस क्वेश्चंस कंसेप्ट लेक्चर 6 का पार्ट 2। जो बचे हुए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। चलिए जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर आपको ये जर्नी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है तो आपके एंड पर कोई कमी है। मैं अपनी तरफ से पूरे इंटरेस्टिंग वे से आपको करवा रहा हूँ। इसके अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप इसके अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट नहीं करोगे तो क्या होएगा, आपके ऊपर ये काम एक बर्डन की तरह होगा, एक बोझ की तरह होगा। तो बोझ की तरह पढ़ोगे। बोझ को हम अपने ऊपर कितनी दूर लाद सकते हैं? एटलीस्ट उतनी दूर तो नहीं लाद सकते जितनी दूर हम एक ऐसी चीज़ को लाद सकते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा नहीं, चाहे थोड़ी सी भी पसंद है। ठीक है, तो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करो। इंटरेस्ट कैसे आएगा? जब चीज़ों को आप बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करोगे, उनके पीछे रीज़न जानने की कोशिश करोगे कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। जब आप क्वेश्चन पूछोगे और उनके जो आंसर है वो खोजोगे, उनके आंसर निकालोगे तब। ठीक है, चलिए जी। ए सेल्समैन इज अलाउड 16% कमीशन ऑन टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड ए बोनस ऑफ 3% ऑन सेल्स ओवर 18,500। तो क्या सिस्टम है? सेल्समैन ने कुछ सेल की तो 0 से लेकर 18,500, जो स्टार्टिंग के 18,500 की, इतने रुपए की, यानी कि मान लो वो चीज़ें बेच रहा है। अगर उसने इतने रुपए की चीज़ें बेच दी, इतने रुपए की सेल करी, तो उसको 16% का कमीशन मिल रहा है। 16% के कमीशन का क्या मतलब है? इसका 16% जो भी होगा वो उसका है। क्लियर है? और 18,500 से ऊपर मान लो उसने टोटल सेल 19,000 की। तो अगर टोटल सेल 19,000 की तो स्टार्टिंग का जो 18,500 है उसका उसको मिलेगा 16%, और जो बाद का 500 है उसके ऊपर उसको क्या मिलेगा? उसको 16% तो मिलेगा ही, क्योंकि 16% उसका कमीशन है, उसका हिस्सा है। उसको बोल रखा है कि भैया जितनी भी सेल करोगे तुम्हें 16% मिलेगा। लेकिन उसको मोटिवेट करने के लिए कि 18,500 से ऊपर की तुमने सेल कर दी तो 3% बोनस और देंगे, मतलब 16% तो मिलेगा ही मिलेगा, 3% और मिलेगा। तो यहाँ पर उसको कितना मिलेगा? उसको 19% मिलेगा 500 का। ये उसकी टोटल कमाई हो जाएगी, ताकि वो सेल को ज़्यादा से ज़्यादा करे, उसको मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप क्या सोच सकते हो? आप ये सोच सकते हो कि जॉब के बाद आप क्या क्या कर पाओगे। आपके पास एक बढ़िया मंथली सैलरी होगी। ठीक है, उसके बाद आप मनचाहे कपड़े खरीद पाओगे। अगर आपको कुछ बढ़िया बढ़िया ब्रांड के कपड़े पहनने पसंद हैं, आप मनचाही जगह पर खा पाओगे। ये नहीं कि 5 स्टार होटल में, वो वहाँ पर 300 रुपये की जो चाय देते हैं वो बाहर भी मिल जाती है 10 रुपये में। ठीक है, तो एक बढ़िया जगह पर आप खा पाओगे, बढ़िया कपड़े पहन पाओगे। कहीं पर घूमने का दिल कर रहा है बढ़िया बढ़िया जगह पर, वहाँ पर घूम पाओगे। छुट्टियाँ मना पाओगे हैं, सैटरडे संडे की गवर्नमेंट जॉब में छुट्टियाँ मिलती हैं, और भी कई सारी छुट्टियाँ मिलती हैं। तो एक बढ़िया लाइफ जी पाओगे। और जो आपके परिवार वाले हैं, आपके गांव वाले हैं, आपके शहर वाले हैं, जहाँ पर भी आप रहते हो, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो थोड़ी सी ज़्यादा इज्जत आपकी करने लग जाएंगे। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनेंगे। अगर आप बताओगे किसी डिस्कशन में कि मेरा ये कहना है यहाँ पर, तो वो बोलेंगे भाई इसको भी सुन लो। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत करके कुछ अचीव किया है, तो भाई ये बंदा भी सिंसियर लगता है, इसको भी सुन लो एक हिसाब से। ठीक है, आप भी इसके लालच में देख सकते हो कि भाई अगर मैं नहीं पढ़ा तो वो सब नहीं मिलेगा, अगर पढ़ा तो वो चीज़ें मेरा वेट कर रही है। तो इन चीज़ों से ही मोटिवेशन मिलती है, जैसे यहाँ पर सेल्समैन को मिल रही है। 18,500 के बाद मान लो उसने X रुपए की चीज़ें बेची, हमें पता नहीं कितने रुपए की चीज़ें बेची, इसके ऊपर उसको मिलेगा जी 19%। ये X मानने की ज़रूरत नहीं है, ताकि मैं इसका कुछ ना कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना, ताकि मैं इसको बुला सकूँ, इसलिए मैं इसको X बोल रहा हूँ। अदरवाइज इसका हम कोई खास यूज़ नहीं करने वाले। ठीक है, ताकि मैं इसको रेफर कर सकूँ। 18,500 के बाद जितने भी रुपए की उसने सेल की वो X रुपए हैं, तो उन सब का उसको 19% मिलेगा। तो देखते हैं जी क्या पूछा है। इफ़ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज 15,595, फाइंड द टोटल सेल्स। तो जो सेल्समैन की अर्निंग है वो 15,595 है। तो मुझे एक बात बताओ, जो सेल्समैन की अर्निंग है वो कैसे होंगी? सेल्समैन की अर्निंग होएंगी 16% ऑफ
मैं जस्ट आपको तरीका बता रहा हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। हम 18,500 का 16% निकाल सकते हैं। 16% ऑफ 18,500 ये उसकी अर्निंग होएगी। ये जो भी वैल्यू आएगी इस वैल्यू को मैं घटा दूंगा क्योंकि उसकी टोटल अर्निंग कितनी है 15,595। इसकी दो तरह की अर्निंग होगी सेल्समैन की, एक तो 16% ऑफ 18,500 और एक 19% ऑफ एक्स। तो 16% ऑफ 18,500 हम निकाल सकते हैं, इसलिए निकाल के हम घटा देंगे। तो ये जो उसकी अर्निंग आएगी ये बराबर होगी किसके 19% ऑफ एक्स के। तो आपको एक्स के 19% की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1% की वैल्यू ये होएगी, 100% की वैल्यू ये होएगी, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर हम एक्स के अंदर इसको जोड़ सकते हैं कि भैया टोटल कितने की सेल की, यही उसने पूछा है कि टोटल कितने की सेल की। तो ये भी एक तरीका है, बट हम इससे थोड़ा सा फास्ट तरीका करेंगे। इसमें कई स्टेप हो गए। इसका 16% निकालो, फिर उसको घटाओ, फिर एक्स की वैल्यू निकालो, फिर इसको जोड़ो। इसको थोड़े से और बेटर वे से करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये करते हैं कि उस बंदे को 18,500 पर सिर्फ 16% मिल रहा है और एक्स पर 19% मिल रहा है। यानी कि एक्स पर क्या मिल रहा है 16% प्लस 3%। तो 16% तो उसको हर जगह मिल ही रहा है, बस इस हिस्से में 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो मैं इस हिस्से में भी उसको अगर 3% दे दूँ तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस हिस्से में भी 3% दे दूँ तो हर जगह उसको 19 मिलने लग जाएगा। 19% किसका, पूरी सेल्स का। और हमें क्या निकालना है, हमें तो पूरी सेल्स निकालनी है। तो वो थोड़ा सा ईजी रहेगा। कैसे, अगर मैं इसका 3% उसको दे दूँ तो इसका 3% कितना है, इसका 3% निकालना बहुत ही आसान है। इसका 1% है 185, 3 गुणा कर रहा हूँ, 3 5 15, 18 3 54 और 1 55, 555 रुपये। अगर उसको यहाँ पर भी 19% मिलता तो उसकी टोटल सेल हो जाती 15,595 प्लस 555 और 5 14 और 1 15, 5 और 5 10 और 1 11, 16,150 हो जाती है उसकी टोटल सेल। ठीक है, अगर उसको पूरे पर 19% मिलता तो यानी कि ये पूरी सेल का 19% है। यानी कि ये पूरी सेल का 19% है। तो अगर ये 19% है तो 1% ये हो गया, 100% ये हो गया। ये आंसर आ जाएगा, कम स्टेप में आएगा। अगर एक बार फिर से बताऊं, उसको सिर्फ इस हिस्से पर 19% मिल रहा था, मैंने क्या किया, इस हिस्से पर 16% मिल रहा था, मैंने इस हिस्से पर भी उसको 19% दे दिया। इस हिस्से पर अगर मैं 19% दूंगा तो इस हिस्से का जो 16% है वो तो इसके अंदर ऑलरेडी एडिड है। मैंने 3% और निकाला, इसका 555 मैंने वो उसके अंदर जोड़ा। तो फिर इसका 16% ऑलरेडी एडिड है, 3 मैंने ऐड कर दिया, इसका भी 19% हो गया, इसका भी 19% हो गया। तो जितने की भी उसने सेल की उन सब का 19% हो गया इसके अंदर, पूरी सेल्स का। अगर ये 19% है तो 19 से डिवाइड करेंगे तो 1%, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100%। तो चलिए काटते हैं। 19 से कितने पर जाएगा, 19 8 152, ठीक है, 11 में से 2 गए 9, 19 5 95, तो 85,000। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है जी, क्लियर है। कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी समझ थोड़ी सी बढ़िया हो जाए और आप ना फंसे एग्जाम के अंदर जाके। टेंशन मत लो, ये मत सोचना कि मैं कैसे सोचूंगा ऐसे, ये बात मैंने पहले ही बताई है। आप ये कैसे सोचोगे, ये मैं सोच चुका हूँ, है इसीलिए इसी तरीके से चीज़ों को अरेंज किया गया है कि आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे सोचोगे। ठीक है, अपने आप सोच लोगे, आप फॉलो करो। A company gives 8.5% commission on its sales to its salesman up to sales of rupees 15,000। 15,000 तक की सेल्स करेगा, 8.5% कमीशन। इसके बाद वो इससे ज़्यादा जितने भी रुपए की सेल करेगा उसके ऊपर 2.5% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यानी कि 8.5% प्लस 2.5%, यानी कि टोटल 11% मिलेगा उसको यहाँ पर, है ना। ठीक है जी। On the sales above 15,000, if the total earning of the salesman is rupees this, find the total sales। अगर सेल्समैन की टोटल अर्निंग इतनी है तो टोटल सेल्स बताओ। तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, अगर टोटल अर्निंग इतनी है तो टोटल अर्निंग कितनी है, इस वैल्यू का 11%, इस वैल्यू का 8.5%। अगर मैं पूरी वैल्यू का 11% कर दूँ टोटल अर्निंग को तो थोड़ा सा निकालना ईजी हो जाएगा। मैं इसका तो 2.5% निकाल नहीं सकता क्योंकि अननोन है, नहीं तो मैं इसका 2.5%
निकाल के उसको सब्ट्रैक्ट कर देता तो पूरी वैल्यू का 8.5% के फॉर्म में आ जाती। वो तो मैं कर नहीं सकता, अननोन है, बट ये नोन है, तो मैं इसका 2.5% निकालता हूँ। इसका 8.5% तो इस सेल में ऑलरेडी है, इसका 2.5% निकालूंगा तो इसका 1% कितना है भाई 150, 2% कितना है 300, इसका आधा परसेंट कितना है 1% 150 तो 75, तो 375 रुपये हो गया। इसका 2.5% जोड़ दो 23,625 के अंदर, 43,625 के अंदर, 600 300 900 1000 यानी कि ये हो गया 44,000। तो इसका भी 11% इसके अंदर शामिल हो गया, इसका भी 11% इसके अंदर शामिल हो गया, यानी कि पूरी सेल का 11% है। ये पूरी सेल का जो 11% है वो ये बनता है। अगर ये 11% है तो 1% ये है और 100% ये है, तो 11 चौके 44, तो 4 लाख की सेल होगी क्या पूरी? अच्छा, ऑप्शन है, दैट इज आंसर है। क्लियर है? ये बताओ अब, ए कंपनी गिव्स 15% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन हिज स्टॉक। और एक और बात, बिकॉज आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके सामने ऑलरेडी आंसर अवेलेबल है, अगर आप इसको ट्राई नहीं भी करोगे तो भी मैं बता ही रहा हूँगा, है ना। तो इससे क्या होता है, इसके कारण एक नुकसान होता है। ऑनलाइन के कारण अवेलेबिलिटी तो बढ़ी है एजुकेशन की, दूर दूर तक टीचर पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन इसके कारण एक नुकसान क्या हो गया कि स्टूडेंट को एक अर्ज होती है जल्दी से उत्तर जानने की। इसके कारण वो क्या करेगा, अगर उसने 1-2 बार ट्राई किया आंसर नहीं आया तो वो वीडियो को ऑन कर देगा, टीचर से आंसर पूछ लेगा। उसको थोड़ा कंट्रोल करना, खुद थोड़ा सा ज़्यादा ट्राई करो, जल्दबाजी में नहीं सीखना, ठीक है। खुद थोड़ा सा ज़्यादा ट्राई करो, जब आपको लगे कि यार नहीं बन रही बात तभी देखो सोल्यूशन, ठीक है। खुद अपना दिमाग लगाओ, आपके दिमाग को चलाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ना कि मेरे दिमाग को चलाने के लिए, मेरे से पूछने के लिए ना। A company gives 15% commission to his salesman on his total sales and 2% bonus on sales above 18,000। तो अगर 18,000 तक सेल करेगा तो भाई साहब उसको मिल रहा है 15%। अगर इसके बाद वो जितनी भी सेल करेगा, जितने भी अमाउंट की हमें पता नहीं, तो उसको 2% बोनस भी मिल रहा है, यानी कि 15 + 2% 17% उसको मिल रहा है वहाँ पे। ओके, द सेल्समैन डिपॉजिटेड रुपीज़ 75,060 इन द कंपनी आफ्टर डिडक्शन हिज कमीशन। इंग्लिश गलत है, आफ्टर डिडक्टिंग, अपने कमीशन को काटने के बाद। अगर सेल्समैन 75,060 रुपये जमा करा देता है कंपनी के अंदर अपने कमीशन को काट के, फाइंड द टोटल सेल्स। तो ये वो रुपए हैं जो उसने जमा कराए हैं, यानी कि ये कौन से रुपए हैं, ये वो रुपए हैं जो सेल्समैन ने कमाए, वो नहीं जो कंपनी ने कमाए। उसने अपना हिस्सा काट लिया, जो कंपनी ने कमाए वो हैं। अब तक हम देख रहे थे कि सेल्समैन कितने कमा रहा है, अब हम देख रहे हैं कंपनी कितने कमा रही है। तो सेल्समैन जितना कमीशन काट रहा है उसके बाकी कंपनी कमा रही है। यहां पर कंपनी कितना कमा रही है, यहां पर कंपनी कमा रही है 85%, और यहां पर कंपनी कितना कमा रही है, यहां पर कंपनी कमा रही है 83%। और इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इजीली सोल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि हम दोनों जगह परसेंटेज को सेम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर तो देखो मैं बदलाव कर नहीं सकता, मेरे को एक्स की वैल्यू नहीं पता, यहाँ पर तो मैं इसका 2% निकाल के इसमें जोड़ूँ कैसे, मैं यहाँ पर इसका 2% निकाल के इसमें से घटा सकता हूँ। इसका 85% कंपनी की कमाई है, तो इसका 2% कितना है भाई साहब, इसका 1% है 180, इसका 2% है 360, तो कंपनी की टोटल कमाई में से मैंने 360 रुपये घटा दिए, तो ये हो गया 750 में से 3 गए 747। तो यहाँ पर 85% कंपनी की कमाई होती थी, मैंने 2% हटा दी तो 83 हो रही है यहाँ पे, अभी यहाँ पे भी 83, तो हर जगह 83% कमाई हो रही है अब कंपनी की। तो ये 83% है पूरी सेल का। पूछ क्या रहे हैं वो, फाइंड द टोटल सेल। अगर ये 83% है तो 100% की वैल्यू, ये 9 पर जा रहा है, ये होगी 90,000, ऑप्शन है। ठीक है जी, क्लियर। अगले क्वेश्चन में वैसे सोचने की कोशिश करोगे, अपने आप को टाइम दो, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है।
कि जल्दी से परफॉर्म करना है, नहीं, अभी हम सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A sales executive gets a commission on total sales at 10.2%, ठीक है। If the sales is exceeded, if the sales, अब सेल्स प्लूरल है, इफ द सेल्स एक्सीड होएगा ना प्लूरल के, पता नहीं सेल्स क्या, चलो मैं इंग्लिश ना ही पढ़ाऊँ तो बेहतर है, ये ना हो गलत पढ़ा दूँ। इफ द सेल्स एक्सीड्स ₹15,000, अगर 15,000 से एक्सीड करती है सेल, he gets an additional commission as a bonus of 8.5% on the excess of sales over ₹15,000। ये कह रहे हैं कि सेल्स अगर 15,000 से ज़्यादा होती है तो उसको 8.5% बोनस मिलता है। खतरनाक बोनस मिल रहा है उसे इतना बड़ा, 15,000 से ज़्यादा पर। तो वही कहानी है, 15,000 तक भाई साहब को कितने रुपए मिल रहे हैं, 15,000 तक उसको 10.2% कमीशन मिल रहा है। इसके बाद जितने रुपए की भी सेल करेगा उसके ऊपर 10.2% तो मिल ही रहा है, साथ में 8.5% भी एक्स्ट्रा मिल रहा है इसका, तो हो गया 18.7% टोटल, ठीक है। ओके, इफ ही गेट्स टोटल अर्निंग ऑफ ₹3180, ये सेल्समैन की अर्निंग है। देन दी बोनस, तो हमने बोनस बताना है, ठीक है। ही रिसीव्ड दिस, तो कोशिश करेंगे ना कि हम डायरेक्टली वो चीज़ बता पाएँ बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के। तो बोनस क्या है, बोनस है एक्स का 8.5%, ठीक है। एक्स का 8.5% बताना है, ठीक है। और उसकी सेल क्या है, इफ़ ही गेट्स टोटल अर्निंग, उसकी टोटल अर्निंग क्या क्या है बताओ मुझे। उसकी टोटल अर्निंग है इसका 10.2% और इसका 10.2% प्लस 8.5%, इसका 18.7%। इसका तो मैं 18.7% निकाल नहीं सकता, नहीं निकाल सकता। मैं इसका 10.2% जरूर निकाल सकता हूँ मैं। अगर मैंने इसका 10.2% निकाल दिया, यहाँ से जो उसकी सेल है वो मैंने यहाँ से घटा दी, तो उसकी जो भी कमाई है वो यहाँ से बच जाएगी, एक्स की परसेंटेज के रूप में बच जाएगी, और फिर शायद थोड़ा सा ईजी कर पाए, देखते हैं। तो इसका 10.2% क्या होगा भाई, इसका 10% है 1500, 0.1%, 1% कितना है 150, 0.1 कितना है 15, 0.2 कितना होगा 15 का डबल 30, तो टोटल है 1530। यहाँ से उसकी कमाई 1530 हो रही है इस हिस्से से, इस हिस्से से कितनी होगी, घटा दो 3180 में से, घटा दो 80 में से 30 गए 50, 31 में से 15 गए 16, तो यहाँ से कमाई हो रही है 1650। यहाँ से जो उसकी कमाई हो रही है वो है क्या वैसे, वो है 18.7% ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का 18.7% ये है, एक्स का 18.7% ये है, तो एक्स का 1% क्या है ये, और हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ बोनस बताना है। तो बोनस क्या है, बोनस है एक्स का 8.5%। ये लो भाई 8.5% की वैल्यू बतानी है, दिस इज द आंसर। पॉइंट से पॉइंट कट जाए, 19 नहीं 17 पे जाएगा ना, 17 पे, हाँ 17 5 85, 17 से 11 पर, 11 से 15 पर, 15 5 75, 750 विल बी द आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर है जी। ये देखो, ए सेल्समैन इज अलाउड 14% कमीशन ऑन टोटल सेल्स एंड 4.5% बोनस, अब की बार बोनस 4.5 है, ऑन द सेल्स ओवर 16,000। अगर 16,000 तक सेल्स हुई तो कमाई है 14%। 16,000 के ऊपर जितने भी रुपए की सेल हुई उसके ऊपर कमाई है भाई साहब की 14% तो है ही है, एक बोनस भी है 18.5%, ठीक है जी। इफ द बोनस ही रिसीव्ड इज 2160, देन फाइंड द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन। अगर जो उसको बोनस मिला है वो इन्होंने बता दिया, तो बोनस क्या है, बोनस एक्स का 4.5% है। इसने बोनस की वैल्यू बता दी, इसने एक्स के 4.5% की वैल्यू बता दी। अगर एक्स के 4.5% की वैल्यू आपको पता लग गई तो एक्स के 14% की भी, एक्स के कितने भी परसेंट की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स के 14% की भी निकाल लोगे, क्योंकि एक्स के 1% की निकाल लोगे ना आप। 4.5% की ये है, 1% की क्या होगी बटे में 4.5, अब जितने ही परसेंट निकालना है गुणा कर दो, एक्स का कुछ भी परसेंट आप निकाल सकते हो। लेकिन ये बंदा पूछ क्या रहा है, ही इज पूछिंग
देन फाइंड द टोटल अर्निंग। अब टोटल अर्निंग क्या होती है भाई? टोटल अर्निंग होती है यहाँ पर जो कमाई हुई वो और यहाँ पर जो कमाई हुई वो। तो यहाँ की कमाई तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसका 10% कितना है? इसका 10% है 1600। इसका 4% कितना है? इसका 1% है 160। 160 का 4 गुना 640। यहाँ पर इसकी कमाई हो रखी है भाई साहब 2240। अब यहाँ पर कमाई देखनी है, तो यहाँ पर कमाई हुई है x का 18.5%। x के 4.5% की वैल्यू गिवन है। x के 4.5% की वैल्यू गिवन है तो 1% की वैल्यू होएगी ये, और 18.5% की वैल्यू होएगी ये कमाई यहाँ की है। बता दो। तो 9 से 24 पर, 9 से 5 पर 5, ये 15, 5 7 35। ठीक है, तो इसको भी काले रंग से लिख देते हैं। 0, 24 7 168, 7 चौके 28 168, 16, 24 72 और 16 हो जाएगा 88। तो नेट कमाई क्या हो जाएगी इसकी? नेट कमाई हो जाएगी 10 + 30। ठीक है, तो 2200 ऐसे ही जोड़ देते हैं। 8000 और 200, सॉरी 8000 और 2000 10,000, 800 और 200 1000, तो 11,000, 11,120 ऑप्शन है। ठीक है जी, ये बताओ। Rahul gets A% commission on sales up to 8,000 and gets B% commission on sales more than 8,000। 8,000 तक उसको कमीशन मिला है A%, और 8,000 के ऊपर जितने की भी सेल होएगी उस पर उसको मिल रहा है B%। ये बोनस नहीं है, टोटल कमीशन है। ठीक है, मतलब कि जो पहले मिल रहा था प्लस बोनस सब कुछ मिला के है। ओके। इन जनवरी ही मेक्स ₹2400 ऑन टोटल सेल्स ऑफ 15,000। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा काम बिना लिखे हो सकता है। टोटल जो सेल्स हुई थी वो 15,000 की हुई थी, तो 15,000 के अंदर दो तरह की चीज़ें हैं। दो तरह की चीज़ें क्या हैं? एक तो 8,000 और एक 7,000। उसको दो तरह से कमाई हो रही है ना, एक हिस्से पर तो A%, एक हिस्से पर B%। तो 15,000 के अंदर दो तरह की, क्या बोल सकते हैं, दो तरह की कमाई इन्वॉल्व आप बोल सकते हो। कुछ हिस्से पर तो उसको A% हो रही है, कुछ हिस्से पर उसको B%। A% वाला हिस्सा फिक्स है 8,000, है ना। तो उसको 2,400 रुपये कमाई हुई 15,000 पर, और फिर उसको 4,200 रुपये कमाई हुई 24,000 पर। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो 15,000 है इसको दो हिस्सों में हम मेंटली तोड़ें कि 8,000 और 7,000। ये जो 24,000 है इसको तोड़ें 8,000 और 16,000। ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कितना कितना टूट रहा है, 8,000 और 16,000। तो जो 8,000 वाला हिस्सा है वो तो दोनों में कॉमन है ही ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 8,000 वाला हिस्सा तो दोनों में है, A% वाला तो दोनों में सेम ही है। मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर 15,000 की सेल हुई, यहाँ पर 24,000 की सेल हुई, इनका डिफरेंस देखो बस 9,000। तो ये जो 9,000 रुपये है इसके ऊपर कितना कमीशन मिलेगा, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ। ऊपर वाले केस के कंपैरिजन में नीचे वाले केस में ये जो 9,000 एक्स्ट्रा की सेल हुई है ये कौन सी कैटेगरी में आता है, A% कमीशन वाले में या B% कमीशन वाले में? ये तो 8,000 के बाद की बातें हैं ना। 8,000 के बाद जितनी भी सेल होगी B% मिलेगा। स्टार्टिंग के 8,000 में A% मिल रहा है, ये तो 8,000 के कहीं दूर की बातें हैं। तो B% ऊपर वाले केस को नीचे वाले केस से कंपेयर करोगे तो यहां पर 9,000 एक्स्ट्रा सेल हो रखी है, 9,000 एक्स्ट्रा सेल हो रखी है। तो नीचे वाले केस में जो कमाई होएगी वो कितनी होएगी, इस 9,000 का B% और निकाल लो, उतनी कमाई होएगी, क्योंकि 8,000 के बाद की बातें हैं ये। इसका B% निकाल लोगे उतनी कमाई एक्स्ट्रा हो जाएगी ऊपर वाले केस के कंपैरिजन में। और कमाई एक्स्ट्रा कितनी हो रही है, कमाई ऊपर हुई थी 2,400, यहाँ पर हुई 4,200, 1,800 ज़्यादा हो गई। 1,800 कमाई ज़्यादा हो गई है। 1,800 इसका कितना % है देखना ज़रा। 1,800 इज व्हाट % ऑफ 9,000? 18 कम 18, 18 5 90, 20%। समझ गए? सेकंड वाले केस में उसने 1,800 रुपये ज़्यादा कमाए। क्यों कमाए होंगे? क्योंकि सेल ज़्यादा कर दी। सेल कितने की ज़्यादा कर दी? 9,000 की सेल ज़्यादा कर दी, और उस 9,000 की सेल पर B% उसको कमीशन मिल रहा है।
अच्छा 20% कमीशन मिल रहा है, इसी कारण ज़्यादा कमाए होंगे, 1800 ज़्यादा कमा के बैठा है, तो ये बी की वैल्यू मिल गई कि भैया बी की वैल्यू 20% है, बी की वैल्यू 20% है भाई साहब। अब सब कुछ आ जाएगा। अब किसी भी एक केस को पकड़ लो, अब चाहे ऊपर वाले को पकड़ लो नीचे वाले को पकड़ लो। ऊपर वाला केस मैंने पकड़ लिया 8000 प्लस 7000, इसको मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पर तो 20% कमाई हो रही है, 20% कमाई का मतलब क्या है, 700 का डबल 1400, टोटल कमाई हो रही है 2400, यानी कि यहाँ पर कमाई होगी 1000, टोटल कमाई 2400, 1400 यहाँ पर होगी 1000, तो 8000 का 8000 के ऊपर 1000 कमाई हुई है। ये तो 1/8 हो रखी है कमाई। 1/8 का क्या मतलब है, 12.5% यहाँ पर कमीशन मिल रहा है, ए की वैल्यू मिल गई 12.5%। का पूछत रहे एग्जामिनर आपसे कि बी माइनस ए बताओ, बी माइनस ए दैट इज 7.5%, ऑप्शन डी। अब इसी चीज को हम लिख कर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ये मेंटली देखने की चीज, लिख कर अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ हिस्सा बता दूंगा मैं, सारा हिस्सा नहीं बताऊंगा, %, निकालने तक की हिस्से को लिखकर बता दूंगा कि जब 15,000 की सेल की तो उसकी कमाई थी A% ऑफ 8,000, या फिर नहीं, नीचे वाला पहले लिख लेता हूँ, उसमें से घटाएंगे ना। जब उसने 24,000 की सेल की तो उसकी कमाई थी A% ऑफ 8, अच्छा लिखना तो यही था यार, फिर भी 8,000, हमारा भी दिमाग घूम गया है क्या। और B% ऑफ 24,000 की सेल की बात कर रहा हूँ, 24 में से 8,000 गए 16,000, तो उसकी कमाई हुई 4200। ऊपर वाले केस में उसकी कमाई हुई A% ऑफ 8,000 प्लस B% ऑफ 15,000 सेल थी 7,000, यहां पर उसकी कमाई हुई 2400। अगर आप ऊपर वाले में से नीचे वाली इक्वेशन घटाओगे तो ये देखो, ये तो कट जाएगा, ये सेम ही है। यहां पर क्या बचेगा, 16,000 का B% में से 7,000 का B% घटाना है, तो क्या बचेगा, 16,000 में से 7,000 गए, B% ऑफ 9,000, क्लियर है। इस इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा 1800, तो 9,000 का B% है 1800, तो 9,000 का कितना परसेंट है 20, 1/5 दिख रहा है, इज इट दिखिंग और नॉट, 1/5 20%, बी की वैल्यू आ गई। अब सब कुछ जैसे मैंने बताया उसी तरीके से हो जाएगा। ये बताओ, ये देखो हाँ, कितने लोग बताएंगे, कितने लोग करेंगे इसको। 18% ऑफ ए प्लस 15% ऑफ बी, 18% ऑफ ए मैं ऑफ नहीं लिखूंगा, प्लस 15% ऑफ बी प्लस 19% ऑफ सी इक्वल टू 17% ऑफ पकड़ने के बाद भी आवाज, हेलो हेलो, इक्वल टू 17% ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है भाई, ए माइनस बी गिवन है, ठीक है 500, कैसे इसको यूज़ कर पाएंगे हम, ए माइनस सी गिवन है 3400, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं इनको एंटरटेन भी करूँगा तो क्या मिलेगा, अगर मैं इनको जोड़ूंगा, अगर मैं इनको घटाऊंगा तो बी माइनस सी मिलेगा, है ना, या सी माइनस बी मिलेगा, ठीक है। देखते हैं, 17% ऑफ ए को इधर लेकर आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 18% ऑफ ए है, ये 17% ऑफ ए है, तो इधर लेकर आऊँगा 1% ऑफ ए, 17% अंदर जाएगा ना, 17% इन सब का निकालना, 17% ऑफ बी, यहाँ पर 15 छोटा है तो 15 को उधर भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2% ऑफ बी, ओके। यहाँ पर 19% है, 19% को उधर भेजूंगा तो -2% ऑफ सी। हाँ, ये तो स्पेसिफिकली प्लान्ड क्वेश्चन है। इक्वल टू 2% ऑफ बी माइनस सी, ऐसे बोल सकते हैं, 2% ऑफ बी माइनस 2% ऑफ सी, 2% को कॉमन ले लिया,
2% ऑफ बी माइनस सी। अगर आपको बी माइनस सी मिल गया तो फिर ए की वैल्यू भी मिल जाएगी और यहाँ पर वो हम निकाल सकते हैं। ये जो इक्वेशन है इसमें से ऊपर वाली इक्वेशन घटा दो, ए में से ए गया खत्म, माइनस सी में से अगर ऊपर वाली घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा बी माइनस सी इक्वल टू 3400 माइनस 500 में से 5 गए 9, 2900। तो बी माइनस सी की वैल्यू 2900 है। तो बी माइनस सी का 2% कितना होगा? वैसे करने को इसको और भी तरीकों से कर सकते हैं बट ये श्योर टेस्ट है, ठीक है। बी माइनस सी की वैल्यू 2900 है तो 2900 का 2% कितना होगा? 1% 29, 2% 58, तो 1% ऑफ ए इज इक्वल टू 58। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 5800। अगर ए की वैल्यू मिल गई अब तो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ए बी से 500 बड़ा है, ए सी से 3400 बड़ा है, ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहे हैं तो बता देंगे। तो बी की वैल्यू कितनी है भाई? ए में से बी को घटाते हैं तो 500 आता है, यानी कि ए बी से 500 बड़ा है, तो बी इसमें से 500 घटा दो, बी की वैल्यू है इतनी। और ए सी से 3400 बड़ा है तो सी की वैल्यू आ जाएगी 5800 में से 3400 घटा दो, 5 में से 4, 8 में से 4 गए 4, 5 में से 3 गए 2, और इन सबको जोड़ दो, ठीक है। 5 और 5 10 और 2 12, 12,000, 8 और 4 12 और 3 15, 1500, यानी कि 13,500, ऑप्शन सी, ठीक है जी। और इसको करने के कई तरीके हैं, जैसे आप ऐसे कर सकते हो कि सबको एक ही टर्म में लिख लो। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर a प्लस 500 इक्वल टू बी, तो b की जगह इसको सब्सटीट्यूट कर दो और c की जगह सब्सटीट्यूट कर दो, a प्लस 500 नहीं सॉरी 500 इधर आएगा तो a माइनस 500 इक्वल टू बी। यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 3400 इक्वल टू सी, सी की जगह उसको सब्सटीट्यूट कर दो, a की जगह पर a ही है, सब कुछ एक टर्म में हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी। फिर आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं, फिर इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी, बट ये थोड़ा सा आसान पड़ रहा है उससे, ठीक। और ये स्पेसिफिकली प्लान्ड क्वेश्चन है ताकि यहाँ पर भी 2% आए, यहाँ पर भी 2% आए, ठीक है। अगर ये दिमाग में भी आया होगा अगर यहाँ पर 3% आ जाता तो सर फिर क्या करते, फिर उस तरीके से करते, ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ 25 पेजेस, ईच ऑफ 60 लाइन्स विद 75 कैरेक्टर्स ऑन ईच लाइन। प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसमें पेज कितने हैं? उसमें पेज हैं जी 25। तो मान लो ये उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पेज है, ऐसे ऐसे उसमें 25 पेज हैं, ठीक है। ईच ऑफ 60 लाइन, हर एक पेज के अंदर ऐसे 60 लाइनें हैं, हर एक पेज के अंदर। अभी मैं पूरे 25 पेज बनाऊंगा और उनमें 60 लाइनें बनाऊंगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ठीक है। विद 75 कैरेक्टर्स ऑन ईच लाइन, और हर एक लाइन के अंदर 75 कैरेक्टर्स हैं ऐसे, मतलब वो लिख रहे हैं ना 75 है, ठीक है, ऐसे हर एक लाइन के अंदर, ओके। इन केस द नंबर ऑफ लाइन्स इज रिड्यूस टू 55, वो ये बोल रहा है कि अगर जो नंबर ऑफ लाइन है यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पर 60 थी, अगर उनको मैं 55 कर दूँ, उनको मैं कम कर दूँ, एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्रीज टू 90, और जो ये मैं कैरेक्टर लिख रहा हूँ इनको मैं 90 बना दूँ, बढ़ा दूँ पर लाइन, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस में क्या परसेंटेज चेंज होगा। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने डायग्राम बनाया कि टोटल कैरेक्टर्स या फिर टोटल कंटेंट इन पेजेस पर लिखा गया, टोटल कंटेंट कितना है मुझे बताओ, टोटल कैरेक्टर या टोटल कंटेंट। कंटेंट की जगह कैरेक्टर लिखेंगे तो सही रहेगा। वैसे कितने पेज हैं? 25 पेज हैं टोटल। हर एक पेज में कितनी लाइन है? 60 लाइन है। और हर एक लाइन में कितने कैरेक्टर हैं? 75 कैरेक्टर हैं। तो टोटल इतने कैरेक्टर हैं। अब वो बोल रहा है मैंने लाइनें बढ़ा दी, मैंने लाइनें घटा दी, कैरेक्टर बढ़ा दिए, वो कुछ भी कर ले, ओवरऑल कंटेंट तो इतना ही रहना है ना। ये जो कैरेक्टर हैं ये तो इतने ही रहने हैं अगर सेम मटेरियल हम लिख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल जो अपना कैरेक्टर है, टोटल जो कंटेंट है वो सेम रहेगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ पेजेस इनटू लाइंस इनटू कैरेक्टर सेम रहेगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट का क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला है, कॉमन सेंस है, अंडरस्टैंडिंग है।
ठीक है, चलिए जी इक्वेट कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो पहले टोटल कंटेंट कितना था, 25 इंटू 60 इंटू 75। बाद में इन्होंने 55 लाइनें कर दी, 90 सॉरी जो भी कर दिया इन्होंने, हाँ 55 लाइनें कर दी, करेक्टर बढ़ा दिए, और नंबर ऑफ पेजेस मैंने मान लिए p, क्योंकि ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, नंबर ऑफ पेजेस मैंने मान लिए p, तो ये सेम होना चाहिए। तो अब हम नंबर ऑफ पेजेस देखते हैं, तो काट लेते हैं, 15 पंजे 15 छिक्के, यहाँ पर 5 से 11 पर, और कछु कटेगा जैसे 10 पर, 11 यहाँ पर कटेगा नहीं, 250 बटे 11 इज इक्वल टू पी। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं अज्यूम द नंबर ऑफ पेजेस टू बी ए होल नंबर, जो पेजेस हैं वो होल नंबर होंगे। ये नहीं है कि आप ऐसे बोल दो 22.5 पेज, कि 22.5 पेज तो हो नहीं सकते, तो फिर 23 ही होंगे, हो सकता है आधा पेज खाली छूट जाए, बट पेज तो 23 ही होंगे। तो जायज़ बात बोल रहा है बंदा, ऐसी बात नहीं है। तो देखते हैं भैया पेजेस कितने होंगे, तो 11 से डिवाइड करो, तो 11 दूनी 22, कितना बच गया 3, तो 11 दूनी 22, 22 8 बटे 11, हमारे हिसाब से इतने पेज आए। तो कंटेंट इतने पेज का है, लेकिन लिखा तो जाएगा ना भाई 23 पेज पे, 22 पेज और अगला पेज पूरा यूज नहीं हुआ, वो खाली छूट जाएगा, लिखा तो जाएगा ना 23 पेज पे। अब ये बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन नंबर ऑफ पेजेस, परसेंटेज चेंज कितना है, पहले कितने पेज थे 25 थे, आज के दिन कितने पेज हैं 23 हैं, तो क्या हुआ 2 पेज घट गए, कितने पर 25 पर, तो 100 में से कितने घट गए 8, कितने परसेंट का चेंज आ गया जी 8% का, है ना, -8%, नंबर ऑफ पेजेस 8% घट गए। ठीक, क्लियर है। एज प्रभात was buying a book to gift his friend, he first paid the shopkeeper 60% of the money that he had with him. ने पहले शॉपकीपर को 60% रुपया दिया जो उसके पास था। However, he immediately realized that the amount he paid was only 80% of the price of the book. फिर उसको पता चला जो अमाउंट उसने दिया वो बुक के प्राइस का 80% ही था। ऐसे बंदे हैं जो मैथ का सिलेबस बढ़ा रहे हैं, पहले रेट पूछ लेता कि कितने की बुक है, पूरे रुपए दे देता तो क्वेश्चन नहीं आता। नहीं, ऐसे मंदबुद्धि लोग हैं जिनकी वजह से सिलेबस बढ़ रहा है मैथ का। देखो कंसंट्रेट करते हैं। तो उसने स्टार्टिंग में कितने रुपए दिए, जितने उसके पास थे उसने उसका 60% दे दिया, और हुआ क्या, फिर जितने रुपए उसने दिए उनसे बुक का 80% प्राइस ही पे कर पाया। यानी कि अब ध्यान से सुन लीजिएगा, मान लो उसके पास एम मनी था, उसके पास एम मनी था, तो उसने पूरे मनी का 60% दे दिया, जो कि किसके बराबर हुआ 80% ऑफ बुक का प्राइस, बुक के प्राइस का 80% के बराबर हुआ। उसने अपने पास से 60% मनी दिया, फिर उसको पता चला कि ये जो भी मैंने मनी दिया है ये बुक के प्राइस का 80% ही है, तो 60% ऑफ द टोटल मनी, या फिर एम की जगह आप टोटल मान लो, 60% ऑफ द टोटल मनी इक्वल टू 80% ऑफ द बुक का जो भी प्राइस है। तो आपको टोटल मनी, टीएम और बुक के प्राइस का रेशियो मिल जाएगा जी। अब हम यहाँ पर वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, मैं मान लूँगा कि भैया ये 40 है, ये 30 है, या फिर ये 400 है, ये 300 है। हम बड़ी बड़ी वैल्यू को क्यों मानते हैं, ताकि आगे जाके फ्रैक्शन में ना फंस जाए। तो टोटल मनी मैंने मान लिया 400। अब वो जो भी बोलेगा ना एग्जामिनर करते रहेंगे। टोटल मनी मैंने मान लिया उसके पास 400 था, तो उसने स्टार्टिंग में कितने रुपए दिए, उसने स्टार्टिंग में इसका 60% रुपए दिए, तो उसने दे दिए इसका 60%, बोले तो 240 रुपए उसने दे दिए। तो उसके पास कितने रुपए बचे भैया, 60 दे दिए तो 40 बचे होंगे, 160 बच गए। अब उसने रियलाइज़ किया कि ये जो था ये बुक का 80% ही है। बुक टोटल कितने की है, बुक टोटल है 300 की, तो उसने फिर उसके बाद 60 रुपये और दिए, सॉरी अब उसने 60 रुपये कहाँ दिए, बेवकूफ़ है बंदा, मैं बता रहा हूँ मंदबुद्धि है, यही क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनवा रहा है। ही फर्दर ऑफर्ड 55% ऑफ द मनी रिमेनिंग विद हिम, फिर जो रुपये उसके पास बचे थे उसका 55% उसने आगे दे दिया। तो इसका 50% कितना है, इसका 50% है 80, आधा, और 5% हो गया 8, तो भाई साहब ने 88 रुपये और दे दिए। ये लो भाई 88 रुपये ले लो, ठीक है। तो उसके पास बचे कितने,
तो 100, इसके पास बच गए 72 रुपीज़, है ना। तो अब देखो बुक के लिए टोटल कितने देने थे, बुक के लिए टोटल देने थे 300, यानी कि इसको 60 और देने थे। कितने एक्स्ट्रा दे दिए, 240 दे चुका था, 60 और दे देता 300 हो जाते हैं। तो कितने एक्स्ट्रा दे दिए, तो इसने दे दिया 28 एक्स्ट्रा। अब फिर क्या हुआ, हुआ ना नुकसान। एंड रिसीव्ड चॉकलेट वर्थ ₹56, दुकानदार ने 56 रुपये की चॉकलेट दे दी, क्योंकि ज़्यादा रुपए दे दिए उसने। हमारे हिसाब से कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए, 28, दुकानदार के हिसाब से कितने दिए, 56, उसने 56 रुपये की चॉकलेट दी। इसका मतलब जो रियल चीज़ें हैं वो हमारी वैल्यू से कितने गुना है, रियल चीज़ें 2 गुना है। जो हमने वैल्यू मानी उससे रियल जो वैल्यू है वो 2 गुना है। अब जो भी वो पूछेगा उसको डबल करके बता देंगे। व्हाट इज़ द अमाउंट लेफ्ट विद प्रभात आफ्टर ही बॉट द बुक, ये सब कुछ झंझट हुआ, उसके बाद उसके पास 72 रुपये बच गए थे, तो एक्चुअल में 144 रुपीज़ बचे। ऑप्शन है, ठीक है जी। कितने रुपए बचे हैं, 144। ये देखो मज़ेदार क्वेश्चन है, हिंट दे देता हूँ। मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले खुद करो फिर सॉल्यूशन देखना। एवरी डे ए मैंगो सेलर सेल्स हाफ ऑफ हिज स्टॉक, रोज़ आधा स्टॉक बेच देता है और फिर जो 10% स्टॉक है वो रात को सड़ जाता है। फिर अगले दिन आधा स्टॉक बेच देता है, फिर 10% स्टॉक सड़ जाता है। आधा स्टॉक बेच रहा है यानी कि चीज़ 2 से डिविजिबल हो, और 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि चीज़ 10 से डिविजिबल हो। ये तो एक दिन की करामात है। ऐसा ऐसा कितने दिन चलेगा, 10 दूनी 20, ऐसा ऐसा 3 दिन तक चला, 3 रातों तक। तो 20 का क्यूब, 20 इंटू 20 इंटू 20, 8000, 8000 मान लो कि उसके पास टोटल जो भी मैंगो हैं वो 8000 थे। और करो फिर उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन देखना। जैसे हमने वो रिमेनिंग सैलरी वाले किए थे ना, उस तरीके से अरेंज करेंगे चीज़ों को। ऐसे जो क्वेश्चन है उनके अगर हम अरेंजमेंट बेटर कर पाएँ तो वो जल्दी हो जाते हैं और आसानी से हो जाते हैं। इनके अरेंजमेंट ही नहीं कर पाते स्टूडेंट, मैं आपको बेस्ट अरेंजमेंट करके दिखाऊंगा। तो मैंने टोटल 8000 मैंगो मान लिए। क्यों मान लिए मैंने आपको बताया है, आधा स्टॉक बेच रहा है, 1/10 खराब कर रहा है, यानी कि चीज़ 20 से डिवाइड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा 3 बार हो रखा है। 8000 मान लिया ताकि बीच में फ्रैक्शन में ना आए चीज़ें, ठीक है। इसमें से कितने बेच दिए, इसमें से उसने बेच दिए 4000, सड़ कितने गए, तो उसके पास बचे कितने होंगे, 4000। कितने बेच रहा है वो, मुझे को एक बात बताओ, वो बेच रहा हाफ, हाफ बेच रहा है तो हाफ बच भी रहे होंगे, जितने बेच रहा है उतने ही बच रहे होंगे। लेकिन मैं अभी बचे हुए लिख नहीं रहा क्योंकि ये तो उसने बेच दिए, इसका 10% कितना है, क्योंकि 4000 ही बचा होगा यहाँ पर, इसका 10% निकाल लूँ या उसका, इसका 10% है 400, 400 सड़ा दिए। तो यहाँ पर 4000 थे, यहाँ पर भी उसमें से 400 सड़ा दिए, तो यहीं पर घटा दो, 3600 रह गए भाई के पास। अब अगले दिन क्या किया, अगले दिन फिर से इसका आधा, 1800 तो बेच दिए, इसका 10% कितना है, 180 सड़ा दिए। 180, 1800 में से 180 गए, 1800 में से 200 गए, 1620 हो गए। इसमें से उसने 810 का क्या किया, बेच दिए हैं, और 81 क्या किए, 10% सड़ा दिए। तो बच्चे कितने होंगे भाई, 10 में से 1 गया 9, 80 में से 8 गया 72, ठीक है। 729 बचे उसके पास तीसरे दिन। पहले दिन इतने बचे, दूसरे दिन इतने, तीसरे दिन इतने। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं 1983 मैंगो सड़ा दिए 3 दिनों में। तो आप बताओ 3 दिनों में कितने सड़ा दिए, 400 और 100, 500, 8 और 8 16, 160, 500 और 160, 660, ठीक है ना, हाँ, और 1 661। तो हमारे हिसाब से 661 सड़ा दिए, लेकिन एक्चुअल में 1983 सड़ा दिए। बताओ एक्चुअल जो चीज़ें हैं वे कितने गुना है, रियल वैल्यू 3 गुना चल रही है हमने जो मानना था उससे। अब ये बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने आम थे, तो हमने माने थे 8000, एक्चुअल वैल्यू कितनी चल रही है 3 गुना, तो हो गए 8 3 24, 24,000। ठीक है जी, क्लियर है भाई, ये बताओ। The weight of an empty bottle is 20% of the weight of the bottle when filled with some liquid। ये क्या बोल रहा है, ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है ये लोंडा, बोतल की बातें कर रहा है। मतलब पढ़ाई के दौरान, और बोतल का भी मतलब चीज़ें वेट नाप रहा है, भरी है तो इतनी है,
मतलब पियक्कड़ बंदे ही ऐसा काम कर सकते हैं। और भाई यही बोतल मेरे से अच्छे से बनी, ओल्ड मॉन्क की बन गई मेरे ख्याल। पीता नहीं हूँ मैं, बट इतनी नॉलेज तो है। ठीक है, तो ये बोतल बन गई। अब वो बंदा क्या बोल रहा है, अब ध्यान से सुन लो कि एम्प्टी बोतल का जो वजन है वो 20% है। किस चीज़ के कंपैरिजन में? 20% ऑफ द वेट ऑफ द बोतल व्हेन फिल्ड विद सम लिक्विड। मान लो ये बोतल किसी लिक्विड से भरी हुई है, तो अगर इस पूरी का वजन 5 है तो खाली बोतल का 1 है। अगर ये किसी लिक्विड से भरी हुई है, तो अगर इस पूरी बोतल का वजन 5 यूनिट है, मतलब इस बोतल का भी लिक्विड का भी दोनों का मिला के अगर 5 यूनिट है, क्योंकि भरी बोतल का 1/5 है तो मैंने भरी बोतल का 5 मान लिया। ठीक है, तो पूरी बोतल का यानी कि बोतल का प्लस लिक्विड का वजन अगर 5 है, तो खाली बोतल का अगर मैं बोलूँ तो 1 यूनिट है, और इसके अंदर जो लिक्विड है उसका 4 यूनिट है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है देन द बोतल अलोंग विद रिमेनिंग लिक्विड, ऐसा कुछ किया है क्या बीच में? अच्छा, सम ऑफ द लिक्विड हैज़ बीन रिमूव्ड, कुछ लिक्विड उसने हटा दिया है। देन द बोतल अलोंग विद द रिमेनिंग लिक्विड वेड हाफ ऑफ द ओरिजिनल वेट। तो इसने कुछ लिक्विड हटा दिया, ऐसे ही बोल रहा है, ये हटा दिया, पक्का पी गया होगा। देखो बोतल थोड़े बड़े साइज़ की बन गई, बट इग्नोर करना। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लिक्विड बच गया। तो अभी ये क्या बोल रहा है, अभी ये जो बोतल है ये लिक्विड बच गया, ये हाफ बच गया पहले से। मुझे एक बात बताओ, बोतल का वजन तो उतना ही होगा ना, ये तो है नहीं ना कि बोतल भी खा गया लिक्विड के साथ, मतलब इतनी बोतल भी खा गया, बोतल तो पूरी रखी है। तो बोतल का वजन अगर 1 यूनिट है और पूरा वजन ये बोल रहे थे पहले से हाफ हो गया, पहले पूरा वजन 5 था, मेरे को 10 रख लेना चाहिए था ताकि हाफ हो जाए, बट कोई नहीं। पूरा वजन 5 था, तो आज के दिन पूरा वजन 2.5 होएगा। 2.5 में से 1 तो बोतल का हो गया, तो लिक्विड का कितना हो गया? लिक्विड का हो गया जी 1.5 आज के दिन। अब ये बोल रहे हैं कि व्हाट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द लिक्विड हैज़ बीन रिमूव्ड, कितना लिक्विड रिमूव कर दिया। तो मैं पहले ये देख लेता हूँ बचा कितना फ्रैक्शन में। 1.5 बच रखा है 4 में से, पॉइंट के लिए ये आ जाएगा 5 से 15, 5 8 40, 3/8 लिक्विड बचा है, तो रिमूव कितना कर दिया? 5/8, 1 - 3/8। रिमूव कितना कर दिया? 5/8। कितना परसेंट रिमूव कर दिया? 62.5%। विशाल गोज टू ए शॉप टू बाय ए रेडियो कॉस्टिंग ₹2568। द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 7%। वो रेडियो लेने गया, रेडियो का प्राइस उतना था और ऊपर से 7% टैक्स भी लगेगा। ही टेल्स द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द रेडियो सच एन एक्सटेंट दैट ही हैज़ टू पे 2568। वो बोल रहा है कि यार रेट को इतना घटा दो कि मुझे 2568 देना पड़े, इंक्लूडिंग द सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स के साथ। अदरवाइज क्या मामला था, 2568 रुपये दे दो और 7% और दे दो। बार्गेनिंग कर रहा है कि यार इतना घटा दो कि सेल्स टैक्स मिला के इतना देना पड़े। यानी कि एक्चुअल में क्या होएगा, अगर वो 100% रुपये में रेडियो खरीदेगा तो 7% सेल्स टैक्स लगेगा, तो जो भी रेडियो की कॉस्ट है, जो भी रेडियो की कॉस्ट है उसको उसका 107% देना पड़ेगा। ये टैक्स है ओवरऑल। तो वो ये बोल रहा है कि मेरे को टोटल इतना देना पड़े, तो यानी कि वो क्या कह रहा है कि ये रेडियो की कॉस्ट का 107% होना चाहिए, यानी कि 107 की जगह पर ये होना चाहिए, 107 यूनिट की जगह ये होना चाहिए। अब ये क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस ऑफ द रेडियो, कि रेडियो के प्राइस में कितनी रिडक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, ध्यान से सुनिएगा कि फिलहाल रेडियो का प्राइस कितना है। फिलहाल रेडियो का प्राइस है 2568। कितने? फिलहाल रेडियो का प्राइस इसकी जगह है 2568। इसका 7% टैक्स लगेगा, कुछ प्राइस हो जाएगा, और फिर नेट प्राइस क्या हो जाएगा? 107% ऑफ इस। लेकिन वो ये चाह रहा है कि रेडियो का प्राइस तुम इतना घटा दो, इतना घटा दो कि जो नया रेडियो का प्राइस बचे उसके ऊपर मैं 7% ऐड भी कर दूं तो इतना आ जाए। तो अगर ये 107 यूनिट की वैल्यू है तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 7 यूनिट की, क्योंकि यही है ना रिडक्शन, रिडक्शन यही है।
अगर ये 107 है तो फिलहाल ये न्यू प्राइस है, न्यू, ये ओल्ड प्राइस है 2568, ओल्ड प्राइस है ना, पहले इतना प्राइस था। तो ये चाह रहा है कि न्यू प्राइस इतना हो जाए कि उसमें 7% जोड़ने पर ये आए। अगर ये 107 है तो अगर मैं 7 घटा दूं, मैं ये पता नहीं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, एक बार फिर से बताता हूँ। देखो, दिस इज ओल्ड प्राइस, ठीक है। तो जो न्यू प्राइस है वो इतना होना चाहिए कि उसके ऊपर 7% लग के ओल्ड प्राइस है। ये इंक्लूसिव प्राइस चाह रहा है, ये इंक्लूसिव होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ये कॉस्ट है, मेरे को टैक्स एक्स्ट्रा। वो ये चाह रहा है कि ये जो वैल्यू है ये 107 की हो है और न्यू प्राइस ये हो। इससे ये कितना कम है, 7 यूनिट कम है। वो 7 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे, एंड द रिडक्शन नीडेड इन। अगर 107 यूनिट की वैल्यू ये है, समझाऊंगा मैं, अभी भी समझ में नहीं आया तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या है, एक बार ये देख लो फिर समझ में आ जाएगा। कितने पर जाएगा ये, 24 पर जाएगा है ना, 24 7 168, ठीक है जी 168। तो 7 यूनिट की वैल्यू 168 है, 2400। अब क्या होएगा, इसका 7% हमने कैलकुलेट किया 168, तब जाके ये न्यू आया। तो अब समझ गए ना, यानी कि वैल्यू इतनी करनी है कि उसके अंदर 7% जुड़ने पर ये आए। ये रेडियो की कॉस्ट होगी, तो घटाना कितना पड़ेगा, इतना घटाना पड़ेगा भैया। तो ये 107 है तो 7 घटाना पड़ेगा, 168 घटाना पड़ेगा, ऑप्शन बी। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, अगर आप ठीक तरीके से नहीं सोच पाए तो हो सकता है काफ़ी देर में निकले या निकले ही ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ठीक तरीके से अगर हम करेंगे कुछ सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएगा। इन ए कंपनी देर आर 3 डिपार्टमेंट्स, HR, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। 3 डिपार्टमेंट हैं, HR है, मार्केटिंग है और फाइनेंस। सच दैट ईच ग्रुप कंटेन्स एटलीस्ट 1 एम्प्लॉई, ताकि हर एक ग्रुप के अंदर एक एम्प्लॉई तो है। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन दीज 3 डिपार्टमेंट्स टुगेदर इज 100, सारे एम्प्लॉय मिला के 100 हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन HR डिपार्टमेंट इज एट लीस्ट 20% मोर देन दैट ऑफ मार्केटिंग। HR में जो बंदे हैं वो कम से कम 20% ज़्यादा तो हैं मार्केटिंग वालों से, और मार्केटिंग में जो बंदे हैं वो कम से कम 20% का क्या मतलब है कि कम से कम 20% तो ज़्यादा है, 19% ज़्यादा नहीं है, कम से कम 20% ज़्यादा है। 21% हो सकते हैं, 22 हो सकते हैं, बट कम से कम 20% की बढ़त तो है। उससे ज़्यादा की कितनी हो, कम से कम 20 की तो है, ठीक है जी। और टोटल बंदे 100 हैं, वो पहले बता चुका है, ठीक है जी, ओके। इफ़ देर आर n एम्प्लॉयज़ इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर n एम्प्लॉयज़ हैं, अगर यहाँ पर n एम्प्लॉयज़ हैं, तो हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n निकालनी है, इस तरीके से निकालनी है कि 3 वैल्यूज़ का सम 100 हो, इस वैल्यू से कम ये 20% बड़ा हो, और इस वैल्यू से कम ये 20% बड़ा हो। तो ठीक है, तो देखते हैं कहाँ पर फोकस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि मुझे इसको मैक्सिमम करना है। तो अगर मैं इसको मैक्सिमम कर दूं, अगर मान लो सपोज मैंने इसको 99 कर दिया, या फिर टोटल 100 बंदे हैं, मैंने यहाँ पर एक मान लिया, यहाँ पर एक मान लिया, यहाँ पर कर दिया मैंने 98, तो इससे 20% ज़्यादा है ये, हाँ इससे तो बहुत ज़्यादा है यार, ये एक है, ये 98 है, ये तो इससे 97 ज़्यादा है, 97 100% ज़्यादा है। लेकिन इससे ज़्यादा है ये नहीं है, ये तो कम है, लेकिन मिनिमम 20% ज़्यादा होना चाहिए था। तो अगर मैं इसको मैक्स करूँगा तो साथ के साथ ये भी तो बढ़ेगा, ये तो इससे बड़ा है, इसको मैक्स करूँगा तो ये तो हमेशा बड़ा आएगा। तो सिर्फ n के बारे में नहीं सोच सकते, अगले के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप इसको मैक्स करना चाहते हो, इसको मैक्स, आपको पता है कि अगला जो नंबर है वो कम से कम 20% तो बड़ा है, और टोटल वैल्यू 100 है। आप n के अलावा बाकियों को ज़्यादा वैल्यू देना चाहोगे या कम? n को तो मैक्स करना चाहोगे ना, n को तो मैक्स करना चाहेंगे।
तो इसको सिर्फ 20% बड़ा रखूँ या 40% बड़ा कर दूँ? 40% बड़ा क्यों करूँगा, मैं पागल हूँ? कम से कम बड़ा रखूँगा, इसको बड़ी से बड़ी वैल्यू देनी है। तो मैंने ये मान लिया कि ये 20% बड़ा है। क्यों? क्योंकि कम से कम 20 तो बड़ा मानना ही पड़ेगा। तो मैंने इसको मान लिया 5 और इसको मान लिया 6, 20% बड़ा। इनका 5:6 रेशियो है, ज़्यादा बड़ा हम अफोर्ड नहीं कर सकते इससे, ठीक है। और इसको फाइनेंस के अंदर मैं एक ही मानूंगा। अब आप बोलोगे सर फाइनेंस के अंदर एक ही क्यों मानोगे? क्योंकि अगर मैंने फाइनेंस के अंदर एक बंदा मान लिया, 0 तो मैं मान नहीं सकता, उसने बोल रखा है हर एक डिपार्टमेंट में मिनिमम 1 है। इसके अंदर मैंने 1 मान लिया, तो इसके अंदर अगर 2 बंदे भी आ गए तो ही ये 100% ज़्यादा हो गए, डबल हो गए। तो कंडीशन तो अपनी वॉयलेट नहीं होनी, और मैंने मिनिमम रखने हैं क्योंकि मैं इसके अंदर मैक्स चाहता हूँ कि 100 में से मैक्स बंदे यहाँ आए, और अगले वाले को बड़ा रखना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, ठीक है जी। तो मैंने एक बंदा यहाँ पे फंसा दिया कि भाई तू यहाँ रह फाइनेंस में, तो 100 में से एक गया 99, इन दोनों जगह 99 बंदे हैं। 99 को बांट दो 6:1 रेशियो में, 6 और 5 का सम कितना है? 11, 11 का 9 गुना है 11 नहीं में 99, तो 6 का 9 गुना 54, 5 का 9 गुना 45, यहाँ पर 45 हो सकती है इसकी मैक्स वैल्यू, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को ये डाउट आएगा, और इंटेलिजेंट डाउट है कि सर 6 और 5 11, 11 का मल्टीपल मिल गया, अगर 11 का मल्टीपल नहीं मिलता है, अगर यहाँ पर टोटल बंदे होते 110, क्या करते फिर हम? फिर भी आप ऐसे ही करते, टेंशन मत लो, देखो करके देख लेते हैं। अगर टोटल बंदे 110 हैं तो यहाँ पर तो मैंने एक ही रखा, इनको 5:6 रेशियो में रखा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 109, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितने बंदे आएंगे? यहाँ पर आएंगे जी 5/11 ऑफ 109, और यहाँ पर आएंगे 6/11 ऑफ 109, है ना। तो एक बार मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, 545/11, 11 चौके 44, बच गए 10, 11 निन्मे 99, 6/11। तो देखना यहाँ पर अब हम बंदों को काटेंगे नहीं कि एक बंदे के 11 टुकड़े कर दिए, 6 टुकड़े मार्केटिंग में रख दिए, 5 टुकड़े, ठीक है। सवाल सोल्व करने के लिए इतने मतलब ही मत बनो, बंदों को काटने लगो, ठीक है। देखो अब ज़रा ध्यान से, 49 6/11 यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर 49 6/11 होंगे तो यहाँ से थोड़े से ज़्यादा बंदे यहाँ पर होंगे, मतलब यहाँ से 20% ज़्यादा। अब मान लो आपका दिल करे कि 49 6/11 है तो इसको मैं 50 कर दूँ। मेरी एक बात सुनना अभी ध्यान से, ये 49 6/11 है, बचा खुचा मामला यहाँ रखा है तो वो 20% ज़्यादा है। इसको थोड़ा सा भी बढ़ा दिया ना तो वो 20% ज़्यादा नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा कम परसेंट ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा कम करना है तो यहाँ पर करो, क्योंकि उसको बड़ा रखना है। यहाँ पर फिर मैक्सिमम 49 बंदे रह सकते हैं, और बाकी का बचा खुचा झुंड जो है वो यहाँ जाएगा। 109 में से 49 गए, कितने हो गए यार? 60। वो 20% से ज़्यादा बड़ा हो सकता है, हमने मिनिमम 20% ज़्यादा रखना है उसको, बट इतना भी मिनिमम 20 नहीं रखना कि बंदे काटने पड़ जाए, ठीक है। तो क्लियर है? वैसे पता नहीं वो ऐसे पूछेगा कि नहीं, बट मैंने आपको कंसेप्ट तो समझा दिया है अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का आंसर इज ऑप्शन सी। 60% of the employees of a company are women, 40% of the women and 60% of the men earn more than 20,000। रिकल रेशियो वगैरह ही मान ले, ठीक है। चलो जी, 60% ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी आर वीमेन, ये वीमेन हो गए, ये मैन हो गए। 60 वीमेन है, 40 मैन है। 40% ऑफ द वुमेन एंड 60% ऑफ द मैन अर्न मोर देन 20,000। 20,000 प्लस कितने बंदे कमा रहे हैं? 40% ऑफ वुमेन, तो यानी कि 24, 24। 60% ऑफ मैन, 4×24, ठीक है। 40% ऑफ द एम्प्लॉइज अर्न लेस देन 20,000, ठीक है। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं भाई? टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 60 और 40, 100, वीमेन और मैन सारे एम्प्लॉय हो गए। अब ये बोल रहा है 40% ऑफ द एम्प्लॉय अर्न लेस देन 20,000, तो 20,000 से ऊपर वाले बता दिए। अब 20,000 से कम वाले, 20,000 से ऊपर वाले कितने हैं टोटल? 24, 24, 48। 20,000 से कम वाले हैं 40%, यानी कि 40। तो 20,000 के बराबर वाले, दो ही कैटेगरी थोड़ी है कि 20,000 के ऊपर 20,000 से कम, 20,000 के बराबर वाले भी तो होगी ना। देखो पूरे बंदे हुए नहीं है, 88, 12 बंदे रह गए जो 20,000 के बराबर कमा रहे हैं। 252 एम्प्लॉइज ऑफ द करंट,
कंपनी अर्न एग्जैक्टली 2000, एग्जैक्टली सॉरी 20,000, एग्जैक्टली 20,000 कमाने वाले 252 हैं। हमारे हिसाब से निकले हैं 12, एक्चुअल में निकले 252। कितने गुना निकले ये? 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 21 गुना निकले। तो 21 गुना कर दो जो भी वो पूछ रहा है। हाउ मैनी मैन आर देयर इन दैट कंपनी, मैन कितने हैं? 40 हैं। 40 को 21 गुना कर दो, 840। ऑप्शन सी 840। थर्टी 30% ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी आर मैरिड। 30% एम्प्लॉयज जो हैं उस कंपनी के वो मैरिड हैं। ठीक है जी। 20% ऑफ द फीमेल अनमैरिड एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी ऑल्सो गेट मैरिड, देन द परसेंटेज ऑफ द मैरिड एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी बिकम 40। क्या पता है? मैरिड 30 है। मज़ेदार क्वेश्चन है। मैंने मान लिया कि मैरिड भैया 30 हैं और अनमैरिड, दिस इज़ अनमैरिड, तो वो 70 हो गए। मैरिड 30, अनमैरिड 70, टोटल 100 बंदे हो गए। इनमें से कुछ मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे। ठीक है, मैन वीमेन बोल रखा है, मेल फीमेल। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। कुछ बंदे यहाँ पर होंगे, कुछ बंदे यहाँ पर होंगे, कुछ बंदे यहाँ पर, बंदे यहाँ। वो क्या बोल रहा है, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इफ 20% ऑफ द फीमेल अनमैरिड एम्प्लॉइज, किन की बात कर रहा है? फीमेल अनमैरिड एम्प्लॉइज, इसकी बात कर रहा है। यहाँ पर जो बंदे हैं, ये यहाँ पर पता नहीं मुझे कितने बंदे हैं, यहाँ पर जो बंदे हैं, अगर उसका 20%, 20% का मतलब है 1/5, अगर यहाँ पर जितने भी बंदे हैं उसका 1/5 ऑल्सो गेट मैरिड, ये अनमैरिड है, अगर ये भी मैरिड हो जाएं तो भैया ये मैरिड हो जाएंगे तो मैरिड वाली कैटेगरी में चले जाएंगे, है ना। अगर ये भी मैरिड हो जाएं, ऑल्सो गेट मैरिड, देन द परसेंटेज ऑफ द मैरिड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी बिकम 40, तो परसेंटेज 40 हो जाएगी। फिलहाल मैरिड की परसेंटेज 30 है, वो बोल रहे हैं कि 10 बढ़ जाएगी। अब फिर से देखते हैं स्टेटमेंट को। अगर यहाँ पर जितने भी बंदे हैं उनमें से 1/5 बंदे उठकर इस गैंग में चले जाएं, इसको एक गैंग मान लो, इसको एक गैंग मान लो, पूरी अनमैरिड की गैंग है ये। अनमैरिड की गैंग से यहाँ पर जितने ही बंदे बैठे हैं उसके 1/5 उठकर दूसरी गैंग में चले जाएं तो यहाँ पर 10 बढ़ जाएंगे। यहाँ पर 10 क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि वहाँ से 10 उठकर आए होंगे, या यहाँ पर कुछ बंदे वहाँ गए और यहाँ पर 10 बढ़ गए, इसका मतलब वहाँ से 10 आए हैं। यहाँ से कितने उठ के आए हैं? इसका 1/5, अच्छा इसका 1/5 10 है क्या? हाँ, इसका 5वां हिस्सा 10 है। ये कितने हैं? 50। कितने हैं ये? 50। तो यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें। ये 50 है तो ये 20 है ना। अब वो एक और ऐसे ही बताएगा, इफ़ 20% ऑफ द मैरिड मैन, इसको मैं और भी तरीके से करवा सकता था। कैसे? ऐसे ही कर लो यार, मतलब हम फालतू में गलत तरीका क्यों बताएं, इनएफिशिएंट तरीका क्यों बताएं। इफ़ 20% ऑफ द मैरिड मैन हैड नॉट बीन मैरिड, अगर 20% ऑफ द मैरिड मैन है, मैरिड मैन ये, अगर ये मैरिड ना होते, यानी कि इस गैंग से अनमैरिड गैंग में चले जाते, मैरिड गैंग में है, मैरिड ना होते तो वहाँ पर काउंट होते। तो अगर यहाँ पर जितने ही बंदे हैं उसका 1/5 उठकर वहाँ पर चले जाएंगे, द परसेंटेज ऑफ मैरिड एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी बिकम्स 25, तो मैरिड की परसेंटेज है, मैरिड ये, इसकी 25 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर 5 बंदे कम हो जाएंगे। अगर यहाँ से कुछ बंदे उठकर यहाँ चले गए तो यहाँ 5 कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि 5 जा रहे हैं, तो 5 जा रहे हैं, और यहाँ से 1/5 उठ के जा रहे हैं, तो यहाँ से यानी कि 5 1/5 है, 5 अगर 1/5 है तो यानी कि टोटल बंदे 25 है कि नहीं। सब कुछ आ गया आपके सामने, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी आर वीमेन, तो कंपनी की कितने % एम्प्लॉइज वीमेन है, तो वीमेन कितनी है भैया टोटल? फीमेल ये हैं सारी 55, 100 में से 55% है, 55%। बॉय टुक 2 टेस्ट इन विच द मैक्सिमम मार्क्स आर सेम, 2 टेस्ट लिए उसने, उनमें मैक्सिमम मार्क्स सेम है। ठीक है भाई, बढ़िया बात है। द रेशियो ऑफ हिज मार्क्स इन दीज 2 टेस्ट आर 3:5, उसके पहले टेस्ट में नंबर आए मान लो 3, दूसरे टेस्ट में नंबर आए 5, रेशियो है सिर्फ, एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता, 3:5 के रेशियो में आए।
अब वो बोल रहे हैं इफ़ यू गेट 70% ऑफ द टोटल इन दीज टू टेस्ट, और उसको टोटल 70% आए दोनों टेस्ट में, तो परसेंटेज में है 70, टोटल मैक्सिमम मार्क्स का 70। आपको मैक्सिमम मार्क्स पता है? नहीं पता। वैसे मुझे ये पता है कि अगर इसमें 3 आएंगे, इसमें 5 आएंगे, तो ओवरऑल एवरेज जो वो 4 कंसिडर की जाएगी। 3 + 5 बटे में 2, एवरेज 4 कंसिडर की जाएगी। तो 4 यूनिट यहाँ पर उसके मार्क्स आए थे 3 यूनिट, यहाँ पर उसके मार्क्स आए थे 5 यूनिट, एवरेज होगी 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू 70% है। ठीक है, इतना मुझे पता चल गया। अगर वो ये पूछ लेता कि 5 यूनिट की वैल्यू है कितनी है, यानी कि सेकंड वाले टेस्ट में उसके कितने % आए, तो मैं बता देता। 4 यूनिट की वैल्यू 70, तो 5 यूनिट की भी कुछ ना कुछ आती, 3 यूनिट की कुछ ना कुछ आती। वो पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ हिज मार्क्स इन दीज टू टेस्ट, तो इनका डिफरेंस तो 2 यूनिट होएगा। इनका जो डिफरेंस है वो टोटल मार्क्स का कितना % है, मैं वही बता देता, लेकिन उसने परसेंटेज में नहीं पूछा, वो एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है। इनका डिफरेंस कितना है, टोटल मार्क्स का कोई अता पता नहीं है, टोटल मार्क्स कितने हैं कुछ पता नहीं, कैनॉट से, इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। कहाँ बताया उसने टोटल मार्क्स, कुछ नहीं बताया। परसेंटेज भी वे ऑफ कंपैरिजन है, रेशियो भी वे ऑफ कंपैरिजन है, एक्चुअल चीज़ का जिक्र ही नहीं किया। In a co-educational school, there are 15 more girls than boys. Okay, if the number of girls is increased by 10% and the number of boys is also increased by 16%, okay, there would be 9 more girls than boys. What is the number of students in the? यहाँ पर कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज़ हैं। गर्ल्स 15 ज़्यादा है, तो बॉयज़ मैंने मान लिए x, गर्ल्स मैंने मान ली x + 15। ओके, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ इंक्रीज बाई 10%, तो गर्ल्स में जो इंक्रीज़ हुआ वो 10% का हुआ, बॉयज़ में जो इंक्रीज़ हुआ वो 16% का हुआ। ठीक है, देयर वुड बी 9 मोर गर्ल्स दैन बॉयज़। अब इस बात को ध्यान से समझ लेना, पहले गर्ल्स कितनी ज़्यादा थी, 15 ज़्यादा थी, गर्ल्स 15 ज़्यादा थी, तो गर्ल्स के अंदर कुछ नई गर्ल्स आई, बॉयज़ के अंदर कुछ नए बॉयज़ आए। ठीक है, ये 15 ज़्यादा थी, मान लो सेम आ जाते, यहाँ पर भी 10 लड़कियाँ आ जाती, यहाँ पर भी 10 लड़के आ जाते, तो गर्ल्स 15 ही ज़्यादा रहती, क्योंकि वो 15 ज़्यादा थी। लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि गर्ल्स 9 ही ज़्यादा हैं। अगर गर्ल्स 9 ही ज़्यादा हैं, पहले इनमें गैप 15 का था, अब वो गैप कम होकर 9 का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो बच्चे आए, जो बॉयज़ आए हैं वो ज़्यादा आए होंगे। कितने ज़्यादा आए होंगे? 15 में से हो गए 6 बच्चे ज़्यादा आए होंगे। जितनी भी गर्ल्स आई हैं उससे 6 ज़्यादा बॉयज़ आए होंगे। गर्ल्स कितनी आई हैं? गर्ल्स आई हैं 10% ऑफ x + 15। बॉयज़ कितने आए हैं? बॉयज़ आए हैं 16% ऑफ x। और ये जो बॉयज़ आए हैं गर्ल्स से 6 ज़्यादा आए हैं, तो इसमें अगर मैं 6 जोड़ दूं, या फिर थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं, बॉयज़ कितने आए हैं? बॉयज़ आए हैं 16% ऑफ x, उसमें से अगर मैं घटा दूं 10% ऑफ जितनी भी गर्ल्स आई हैं वो है 6। अब इसको कर लो, 16% ऑफ x माइनस 10% ऑफ x, तो हो जाएगा 6% ऑफ x। ठीक है, अब माइनस 10% ऑफ 15, 10% ऑफ 15 क्या होएगा? 1.5 इज इक्वल टू 6। 6% ऑफ x इज इक्वल टू 7.5। x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 6% क्या होता है? 6/100। ये हो जाएगा 0., ये गया 3 दूनी 6, 3 25, 2 5, x की वैल्यू है जी 125। आप पूछते रहे भैया विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 2x + 15 है ना, और x की वैल्यू कितनी है? 125। 125 का डबल 250 + 15 265। ठीक है, 600 people voted on a referendum, but after some discussion the opponents increased by 150%। तो 600 people voted on a referendum। रेफरेंडम क्या होता है पता है आपको? रेफरेंडम होता है फॉरवर्ड, प्लेबिसाइट भी होता है क्या ना, मतलब मतदान ही मान लो, ये हिंदी में मतदान ही दे रखा होगा, जनमत संग्रह।
लोगों का ओपिनियन लेते हैं किसी चीज़ के बारे में कि ये काम हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कई सारे लोगों से। जैसे वो आपसे कई बार पूछा गया होगा चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे पूछ तो वो रेफरेंडम ही है, मजाक कर रहा हूँ। तो लोगों की राय जानना किसी मुद्दे के बारे में, हाँ या ना लेना। तो 600 बंदे थे, उनसे वोट कराया गया किसी रेफरेंडम पर, बट आफ्टर सम डिस्कशन द ओपोनेंट्स इंक्रीज्ड बाई 150%। तो उनसे वोट कराया गया, कुछ लोगों ने उसके फेवर में दिया होगा, कुछ लोगों ने अगेंस्ट में दिया होगा, बट कुछ डिस्कशन हुई तो जो ओपोनेंट्स थे वो 150% बढ़ गए बाद में। द मोशन वॉज देन रिजेक्टेड बाई ए मेजोरिटी 2 times एज ग्रेट एज दैट बाई विच इट वॉज फॉर्मरली पास्ड। पूरी कहानी बताता हूँ। 600 बंदे हैं, इनमें से कुछ लोगों ने फेवर में वोट दिया, जो भी मामला होगा हमें पता नहीं, कुछ लोगों ने अगेंस्ट में वोट दिया कि ये कुछ लोगों ने बोला भाई ये काम करना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए ना, कुछ ने बोला चाहिए, कुछ ने बोला नहीं चाहिए। तो 600 बंदे थे, तो अब ये बोल रहा है कि अगेंस्ट में कुछ लोगों ने रेफरेंडम दिया होगा, कुछ लोगों ने फेवर में दिया होगा। ये स्टार्टिंग में हुआ। बाद में क्या हुआ, जिन्होंने अगेंस्ट में दिया था दी ओपोनेंट्स इंक्रीज्ड बाई 150%, 150% बढ़ गए। तो मैं ओपोनेंट्स की वैल्यू मान रहा हूं कि एक्स ओपोनेंट थे, इसको जब आप 150% बढ़ाओगे, 150% हुए नहीं, 150% बढ़ गए, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 2x मान लिया। मैंने मान लिया कि 2x लोग थे जिन्होंने रेफरेंडम के अगेंस्ट में वोटिंग की। टोटल बंदे 600 हैं, तो रेफरेंडम के फेवर में वोटिंग की होगी 600 माइनस 2x लोगों ने। क्लियर? 2x लोगों ने बोला कि ये काम नहीं होना चाहिए, 600 माइनस 2x लोगों ने बोला कि ये होना चाहिए। उस डिस्कशन के बाद ये बंदे 150% बढ़ गए, तो इसका 150% कितना है भाई साहब, 3x। ये बंदे 5x हो गए। फिर ये बंदे कितने हो गए होंगे, टोटल तो 600 ही है, 600 माइनस 5x हो गए। अब एग्जामिनर ने क्या बताया है, जब ये अगेंस्ट में हुए, द मोशन वाज पास्ड। मोशन मतलब कि हिंदी में बताता हूँ मैं, प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, जिससे उसे पहले पारित किया गया था। मतलब हम एक बिल को पारित करते हैं लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, मतलब कि जब लोग उसके फेवर में हो तो मोशन को पास कर दिया जाता है कि ठीक है भाई इतने लोग इसके फेवर में हैं तो इसे पास कर दिया जाए, मतलब कि इसको रूल बना दिया जाए। ऐसे इससे बोलते हैं मोशन वाज देन पास्ड या रिजेक्टेड। ठीक है, तो जो मोशन था उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अगर मान लो बहुत ज़्यादा लोग उसके अगेंस्ट होंगे तो रिजेक्ट कर देंगे, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अगेंस्ट थे। बाई ए मेजोरिटी 2 times एज ग्रेट एज दैट बाई विच इट वॉज फॉर्मरली पास्ड। तो पहले इसे पास किया गया था, यानी कि पहले ज़्यादा बंदे फेवर में थे, अब ज़्यादा बंदे अगेंस्ट में थे, अब इसे खारिज कर दिया गया। और जब इसे खारिज किया गया तो पता है कितनी मेजोरिटी थी, पहले जिस मेजोरिटी से इसे पास किया गया उससे 2 times, उससे डबल मेजोरिटी थी। तो पहले जो मेजोरिटी थी उससे अभी डबल मेजोरिटी थी। तो पहले कितनी मेजोरिटी थी, पहले पास हुआ था तो ज़्यादा बंदे फेवर में होंगे, अगेंस्ट में तो ज़्यादा बंदे तो फेवर में होंगे, तो ये वैल्यू बड़ी होगी। तो इसमें से उसको घटाता हूँ, 600 माइनस 2x माइनस 2x। पहले ये मेजोरिटी थी, अब क्या मेजोरिटी है, अब मेजोरिटी से खारिज कर दिया गया, यानी कि ये बंदे ज़्यादा हैं। अब मैं इसमें से इसको घटाता हूँ, 5x माइनस 600 माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस 5x, ये हो जाएगा 10x माइनस 600। इसमें से इसको घटाया, अब इस मेजोरिटी से पास हुआ, और अब वाली मेजोरिटी पहले वाली मेजोरिटी से डबल है कि नहीं है? क्लियर? कर दें फिर काम। देखो जी, 2 चौके 8, 8x, इधर 10x है, इधर बुला लेते हैं x को, 18x, 1200, और ये 600 है तो इधर हो जाएगा 1800। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 100। अब क्या पूछा है एग्जामिनर ने, पूछा है हाउ मेनी पीपल वोटेड अगेंस्ट द इनिशियल रेफरेंडम। कितने लोगों ने इनिशियल रेफरेंडम के अगेंस्ट वोट दिया, यानी कि पहले उन्होंने जो वोट कर दिया था उसके खिलाफ वो गए। तो 3x लोग थे जो खिलाफ में हो गए बाद में, है ना, 3x नए लोग आए थे, तो 300 लोग थे जिन्होंने अगेंस्ट वोट दिया। इनिशियल रेफरेंडम का क्या मतलब है, यहाँ पर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, हिंदी में बताऊँ। प्रारंभिक मत, प्रारंभिक मत यानी कि स्टार्टिंग में उन्होंने जो मत दिया था, उन्होंने जो अपना ओपिनियन दिया था उसके अगेंस्ट वोट कर दिया। ठीक है,
तो 3x लोग ऐसे थे ना, उन्होंने स्टार्टिंग में जो मत दिया था उसके अगेंस्ट वोट कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं। 1000 पीपल वोटेड ऑन ए रेजोल्यूशन, पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है तो उसी से रिलेट करना। 1000 पीपल वोटेड ऑन ए रेजोल्यूशन विद 10% ऑफ द वोट्स बीइंग इनवैलिड। तो 1000 लोगों ने वोट किया और उसमें से 10% जो है वो इनवैलिड हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, यानी कि 900 ही वोट वैलिड है। आफ्टर सम डिस्कशन, फिर कुछ डिस्कशन हुई और 1000 लोगों ने फिर वोट दिया। 1000 पीपल वोटेड अगेन, दिस टाइम देर वर 20% इनवैलिड वोट। अब की बार 20% इनवैलिड वोट थी, यानी कि 800 वोट ही काउंट हुई। ठीक है। द ओपोनेंट्स वर इंक्रीज्ड बाई 50%। अब की बार ओपोनेंट 50% इंक्रीज हो गए। तो फिर से देखते हैं हम, कुछ लोगों ने फेवर में वोट किया, कुछ लोगों ने अगेंस्ट वोट किया। तो 50% इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको 2x ले रहा हूं ताकि मैं इसका 50% ले पाऊँ। अगर वो ये बोलता है फेवर वाले बंदे इंक्रीज हो गए, तो मैं यहां पर अज्यूम कर लेता वैल्यू को। और पहले कितने बंदों ने वोट दिया? आप बोलोगे सर 1000 ने, लेकिन 10% तो इनवैलिड रहे। तो कितने बंदों का वोट काउंट हुआ? 900 का। तो 900 बंदे के बारे में बात कर रहा हूं, जितनों का वोट वैलिड था, कि 2x तो अगेंस्ट थे और 900 माइनस 2x फेवर में थे। जब दोबारा वोट हुआ, ओपोनेंट जो है 50% बढ़ गए, यानी कि 3x हो गए। ठीक है। और दोबारा 20% इनवैलिड थे भाई वोट, यानी कि जितने वोट काउंट हुए वो 800 थे। तो फेवर में जो बंदे थे वो कितने थे? 800 माइनस 3x। सीधी सी बात है। ओके जी, अब आगे देखते हैं। वाइल द मोशन वाज नाउ रिजेक्टेड, अब मोशन रिजेक्ट हो गया, यानी कि अगेंस्ट वाले बंदे ज़्यादा हैं, बाई ए मेजोरिटी विच इज़ 300% मोर। अब 300% मोर का क्या मतलब होता है? 4 गुना। 100% से 300 ज़्यादा 400% हो गया, यानी कि 4 गुना। पहले जिस मेजोरिटी से वो पास हुआ था, तो पहले पास हुआ था, यानी कि पहले फेवर वाले ज़्यादा थे। तो पहले जिस मेजोरिटी से पास हुआ था उससे 4 गुना मेजोरिटी से रिजेक्ट हुआ है। तो पहले किस मेजोरिटी से पास हुआ? ये बंदे ज़्यादा होंगे तभी पास हुआ। तो 900 माइनस 2x माइनस 2x, इनका डिफरेंस ले रहा हूँ, ये हो गया 900 माइनस 4x। किस मेजोरिटी से रिजेक्ट हुआ? ये बंदे ज़्यादा इसलिए रिजेक्ट हुआ। 3x माइनस 800 माइनस माइनस प्लस 3x, ये हो गया 6x माइनस 800। इस मेजोरिटी से रिजेक्ट हुआ, और जिस मेजोरिटी से रिजेक्ट हुआ वो 4 गुना है जिससे पास हुआ उससे। तो ठीक है जी, अब सोल्व करते हैं। 4 चौके 16x, इधर 6x, 16x उधर जाएगा 22x। ठीक है जी। 9 चौके 3600, उधर से 800 आएगा तो ये 4400 हो जाएगा। ठीक है जी। 22 से काटेंगे 200, x की वैल्यू 200। हाउ मेनी पीपल वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन आफ्टर द डिस्कशन? तो डिस्कशन के बाद कितने बंदों ने अगेंस्ट कर दिया? तो x बंदे बढ़ गए, है ना? x बंदे बढ़ गए, पहले सिर्फ 2x ने किया था, अभी 3x के ने कर दिया। तो x की वैल्यू ही उसने पूछी है जो कि 200 है, तो आंसर विल बी 200। ठीक है जी। एज इनकम इज 57, 1/7%। तो 14 का टेबल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 14 चौके 56, 14 के टेबल के आसपास है। और 14 का टेबल कब आता है? जब फ्रैक्शन में नीचे 7 हो। यहाँ पर 7 भी दिख रहा है, ये आपको याद होनी चाहिए। 1/7 की सारी फ्रैक्शन डेसिमल में भी याद हो, फ्रैक्शन में भी याद रहो, याद रखिए ये बात। ठीक है। 14 का चौथा टेबल है, ये 4/7 है। ठीक है जी। एज इनकम इज 4/7 ऑफ बीस इनकम। जो ए की इनकम है वो बी की इनकम की 4/7 है, बी की इनकम 7 है, तो ए की इनकम 4 है। अब इसको आप 4 मान सकते हो, इसको 7, इसको आप 40 मान सकते हो, इसको 70। आपको एक मैं बात बता देता हूँ कि जब आप कभी कभी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कभी कभी आपके साथ ये होगा, क्या होगा कि आपने इनको 40 और 70 मानना था, लेकिन आपने जो चीज़ें मानी हैं उनके कारण आगे क्वेश्चन सोल्व होने में प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन फ्रैक्शन में आएंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमारे साथ ये गड़बड़ होती है, और वो नेचुरल है, इसलिए बता रहा हूँ। एक आधी बार आपके साथ हो तो ये मत, खुद के ऊपर शक मत करना। एक आधी बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक आधी बार आपकी स्किल वीक होती है, ये पता होना चाहिए। हम पहले एक आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पहले में नहीं पता होता कि क्या मानने। 40 मानने में ठीक रहेगा, 70 मानने में, 400 मानने में ठीक रहेगा, 700 मानने। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बना दिए जाते हैं, एक आधी बार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा बार नहीं। ठीक है। बाकी तो मैंने पहले आपको बताया ही है कि भैया कैसे मानना है, आपको पता होता है उनके डिनोमिनेटर्स को देख के कि ये चीज़ मैं मान लूँ। तो अब देखो,
तो इसको मैंने 400 मान लिया, इसको मैंने 700 मान लिया। ये ए की इनकम है, ये बी की इनकम है, ये इनकी इनकम है। ठीक, इफ एज इनकम इज 525% मोर देन बीज सेविंग, तो अगर इनकम इतनी है, सेविंग की बात हो रही है, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों साथ के साथ आएंगे। ठीक है, तो जो ए की इनकम है वो बी की सेविंग से, यानी कि इस वैल्यू से 525% ज़्यादा है। अगर इतने परसेंट ज़्यादा है तो कितने परसेंट है? 625% है। कितने गुना है मैं देख लेता हूँ, 25 से काट रहा हूँ, 25/4 गुना है, यानी कि ये 4 है तो वो 25 है। इसको मैं एक बार 25 से काट दूँ मन ही मन में, 2 जीरो को 100 मानना करो, 25 चौके 100, 4 चौके 16, ये 25 का 16 गुना है, तो ये 4 का 16 गुना 64 होगी। ये 700 है, ये 64 है, तो आपको ये मिल गया, ये हो जाएगा 636। आगे क्या है? ए की सेविंग इज 16.66% हो, बी का एक्सपेंडिचर, बी का जो एक्सपेंडिचर है उससे ए की सेविंग 66.66 यानी कि 1/6 है। इसका 1/6, इसको 6 से डिवाइड करो, 6 कम 6, 6 6 36, 106 है, तो ये एक्सपेंडिचर भी आ गया इसका। 400 में से 100 गए 300, 300 में से 6 गए 294। इफ द डिफरेंस बिटवीन एज सेविंग एंड बीज सेविंग इज 315, ए की सेविंग और बी की सेविंग के बीच में जो डिफरेंस है 42 का है भाई हमारे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, और वो बोल रहा है 315 है, तो बताओ जो एग्जामिनर बोल रहा है वो कितने गुना है? यहाँ पे पता चल रहा है 4 7। अभी इवन नंबर है वो तो डिवाइड नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो चीज़ें वो बता रहा है वो कितनी गुना है, वो इतने गुना है 315/42। क्या पूछ रहा है? फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी की एवरेज इनकम, टोटल इनकम कितनी है भाई? 700 और 400 1100, 1100/2 एवरेज आ जाएगी, यानी कि 550 की वैल्यू पूछ रहा है। 7 6 42, 7 चौके 28, 7 5 35, 3 दूनी 6, 3 15, 2 से काटेंगे 5 पर, तो 5 5 5 यूनिट डिजिट आएगा 5, और इंटीजर आएगा, इसे पॉइंट में नहीं आएगा, सारे तो इंटीजर हैं, तो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्लास बी हैज़ 40% मोर स्टूडेंट्स देन क्लास ए। ओके, क्लास ए से 40% ज़्यादा है, यानी कि बी के पास ज़्यादा है ना, इसके 5 हुए तो इसके 2 होंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, 40% ज़्यादा है ना कि 40%, 2 ज़्यादा है। इसके 100 हुए तो इसके 140 होंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास बी। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए, तो गर्ल्स और बॉयज़ हैं। क्लास ए के अंदर जो गर्ल्स है वो मैंने एक्स मान ली, क्लास बी के अंदर जो गर्ल्स है वो मैंने एक्स मान ली। ठीक है, ये 5 यूनिट है, ये 7 यूनिट है, एक्चुअल नहीं है, ये यूनिट है। ठीक है, तो क्लास ए में टोटल 5 बंदे हैं, गर्ल्स एक्स हैं, तो बॉयज़ कितने हो गए? 5 - एक्स, और यहाँ पर अगर बॉयज़ एक्स हैं तो गर्ल्स होगी 7 - एक्स। ठीक, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज सेम इन बोथ द क्लासेस। जो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स है वो सेम है। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या होती है? गर्ल्स आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट, गर्ल्स आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट वो सेम है। यहाँ पर गर्ल्स कितनी है? 8 आउट ऑफ 5, एक्स आउट ऑफ 5, इट इज सेम है। अगर परसेंटेज सेम है इंटू 100 तो फ्रैक्शन भी सेम होगी। यहाँ पर गर्ल्स हैं 7 - एक्स आउट ऑफ 7, बस भाई एक्स की वैल्यू निकाल लो। ये इधर ऊपर जाएगा तो 7x आएगा, ये उधर ऊपर जाएगा तो 5x आएगा, माइनस का 5x इधर आएगा तो 12x आ जाएगा। ठीक है, और ये उधर जाएगा तो 35 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 35/12 हो जाएगी। x की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास ए, नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास ए यानी कि 5 - एक्स टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास बी, क्लास बी में जो गर्ल्स हैं, तो 5 - एक्स यानी कि 5 - 35/12 अपॉन 7 - 35/12, इसका रेशियो पूछा है, बता देंगे। तो नीचे बटे 12 तो कैंसिल हो जाएगा एक बार सोल्व करने के बाद। 12 पंजे 60 में से 35 गए, 25/12 है, उसको मैं लिख नहीं रहा। 12 7 84, 84 के अंदर 7 आया है 12 बार, यहाँ पर 7 आया है 5 बार, 12 में 5 के 7, तो 7 आ जाएगा 7 बार। 25/49 ऑप्शन है। ठीक है, आंसर इस ऑप्शन। फ्रैक्शन इन रिड्यूस्ड फॉर्म इज सच दैट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।
एक बार और ट्राई कर लो, अगर आपने ट्राई कर लिया और नहीं हुआ तो एक बार और ट्राई कर लो, ईजी है, जो भी ये बोल रहा है वो मानते जाओ बस। फ्रैक्शन इन रिड्यूस्ड फॉर्म इज सच दैट व्हेन इट इज स्क्वायर्ड। रिड्यूस्ड फॉर्म का क्या मतलब है? रिड्यूस्ड फॉर्म का मतलब है कि सिंपलेस्ट फॉर्म, ऐसे नहीं है कि भैया 15/20 हो। हिंदी में क्या लिख रखा है? कम रूप में एक अंश ऐसा होता है कि जब इसे चुक यार ये हिंदी तो गलत है इसकी शायद। कम रूप में एक अंश ऐसा होता है कि जब इसे पुख्ता किया जाता है और फिर इसके अंश में 25%। देखो यार, रिड्यूस्ड फॉर्म की मेरे को हिंदी तो नहीं पता, मैं आपको मतलब बता देता हूँ। 5×3 = 15, 5×4 = 20। सिंप्लीफाइड फॉर्म, सबसे छोटी फॉर्म, लघुत्तम फॉर्म आप बोल सकते हो इसकी। मैं हिंदी आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में एक हर नहीं, अंश और हर होते हैं। एक भिन्न, यहाँ पर आएगा भिन्न। एक भिन्न ऐसा होता है जब इसे चुकता किया जाता है। मतलब क्या मतलब जब इसे चुकता किया जाता है? जब इसका वर्ग किया जाता है और फिर इसके अंश में आगे, ठीक है, 25% की वृद्धि की जाती है और इसके हर को 20% कम किया जाता है, तो इसका परिणाम मूल भिन्न का 5/8 होता है, अंश और हर का गुणनफल। बाकी एवरीथिंग इज ऑल राइट हिंदी वालों। एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को मैंने क्या मान लिया? उसको मैंने मान लिया है कि x है, ठीक है। तो फ्रैक्शन इन रिड्यूस्ड फॉर्म इज सच दैट व्हेन इट इज स्क्वायर्ड, जब मैंने x को स्क्वायर किया, ठीक है जी, हमने स्क्वायर कर दिया, एंड देन इट्स न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 25%। तो न्यूमरेटर स्क्वायर करके न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाली चीज़ को 25% बढ़ाना, यानी कि 5/4 गुना करना। डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। ये काम मैं नीचे डिनोमिनेटर में करूंगा, पहले हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। 20% घटाना यानी कि 4/5 करना, ये कर दिया जी 4/5। इट रिजल्ट्स इन 5/8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन को मैं x मान चुका था, x भी मान सकता हूँ, x/y भी मान चुका। x मैंने मान लिया तो वो पूरी फ्रैक्शन आ जाएगी, x = 2/3 इस टाइप से। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें क्या ही दिक्कत है बोलो? x गया, x की वैल्यू आई पड़ी है, ये 5 है, ये 5 है, 4×4 = 16 है, 8×2 = 16 है। x की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 2 ऊपर गया, 5 नीचे आया, और उसने बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ, 10 है। दैट्स इट, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ये बताओ। मेरा स्ट्रेचिंग करने का मन कर रहा है कि पैरों को छू लूँ थोड़ा ऐसा, तो आप बताओ। Three candidates A, B and C contested an election out of the total votes on the voter list. वोटर लिस्ट में टोटल वोट का मतलब क्या है कि जितने भी वोटर्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जितने भी लोगों के वोटर कार्ड बने हुए हैं, सारे वोट देने तो जाएंगे नहीं। 25% डिड नॉट वोट, देखो 25% वोट देने नहीं गए। 6.66% वोट इनवैलिड हो गए। सी को कुछ वोट मिले हैं, विच वर 40% मोर देन। आगे इनकी कहानी चल गई। तो स्टार्टिंग में ये दो चीज़ें हैं टोटल वोट मानने में जो मदद करेंगी। 25% का मतलब है 1/4 यानी कि 4 से डिविजिबल हो, और उसका मतलब है 1/15 आपको याद हो जाना चाहिए, यानी कि 15×4 = 60। 60 से डिविजिबल हो हमारा नंबर, तो मैंने टोटल वोट को मान लिया 60। इसका 25% यानी कि 15, 1/4 वोट देने ही नहीं गया, नो वोटिंग। बच कितना गया? 45। अब 45 का 1/15 वोट्स इनवैलिड, 1/15 ही था ना, हाँ, 3 वोट इनवैलिड, ठीक है। तो 42 वोट बच गए, यानी कि 42 यूनिट। हमें एग्जैक्टली 42 वोट नहीं, 42 यूनिट। अब आगे देखो, अब ये वैलिड वोट हैं, इनमें से कुछ ए को मिले, कुछ बी को मिले, कुछ सी को मिले। ए को मिले, बी को मिले, सी को मिले। अब ये क्या बोल रहे हैं? सी गोट 2450 वैलिड वोट्स, सी को मिले 2450, ठीक है जी। हमें पता नहीं टोटल कितने, बट इसको इतने मिले। विच इज़ 40% मोर देन दैट ऑफ बी, जो कि बी से 40% ज़्यादा है, तो बी से 40% ज़्यादा है ये, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं ए गोट ओनली 40% ऑफ द टोटल, 40% ऑफ द टोटल।
टोटल का 40% बोल रहे हैं, वैलिड का नहीं बोल रहे हैं ना। तो 60 का 40% यानी कि 24। देन हु इज द विनर, तो विनर कौन है? ध्यान से देखो यहां पर हम सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि किसको कितने वोट मिले, लेकिन हमें निकालने की जरूरत नहीं है। देखो बी तो विनर हो ही नहीं सकता क्योंकि बी से 40% ज़्यादा इसको मिले हैं। और एक बार 42 में से 24 घटा कर देखना, 42 टोटल वैलिड वोट हैं। इस वैलिड वोट में से इसकी आधी होती है 21, इसकी आधी से भी ज़्यादा 24 इसको मिल गई। मतलब अकेले बंदे को आधी से ज़्यादा मिल गई। ये तो इसकी क्या ही टक्कर लेंगे, सीधा सीधा दिख रहा है कि ए विनर है। या फिर आप 42 में से 24 घटाओगे भी तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों को मिलकर 18 मिली है, मिलकर। ये इसकी क्या टक्कर लेंगे भाई? तो विनर इज ऑप्शन ए। ठीक है। अंबानी ए वेरी क्लेवर बिजनेसमैन स्टार्टेड ऑफ ऐसे होता है क्या? ऑफ नहीं, स्टार्टेड ऑफ ए बिजनेस विद वेरी लिटिल कैपिटल इन द फर्स्ट ईयर। He earned a profit of 50% and donated 50% of the total capital, यानी कि इनिशियल कैपिटल प्लस प्रॉफिट। यानी कि उसने क्या किया, उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको 50% प्रॉफिट हुआ। 50% प्रॉफिट का क्या मतलब है कि उसने जितने भी रुपए लगाए थे उसका जो 50% है उतना फ़ायदा हुआ। अगर उसने 100 रुपये लगाए तो 150 रुपये बना लिए, 150 रुपये बना लिए उसने। ठीक है। एंड डोनेटेड 50%, फिर आधे उसने डोनेट कर दिए तो उसके पास कुछ फिर से बच गए, आधे डोनेट किए तो। अगले साल उसने फिर ऐसे ही किया। द सेम कोर्स वाज फॉलोड इन द सेकंड। अगले साल फिर 50% फ़ायदा कमाया और फिर आधे डोनेट कर दिए। अगले साल फिर 50% फ़ायदा कमाया, फिर आधे डोनेट कर दिए। ऐसा 3 साल हुआ। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर ही इज़ लेफ्ट विद दिस मच। 3 साल के बाद उसके पास इतने रुपए बचे हैं। तो 2 तरीके से करके दिखाऊंगा। देन फाइंड द अमाउंट डोनेटेड बाय हिम एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। तो सबसे पहले तो मैं उस तरीके से करके दिखाऊंगा कि जब हम टोटल कैपिटल अज्यूम करते हैं तो कितनी अज्यूम करेंगे वो देखते हैं। 50% प्रॉफिट कर रहा है यानी कि वो चीज़ 2 से डिविजिबल हो तो अच्छा ही होगा। फिर 50% डोनेट कर रहा है तो 2 से डिविजिबल हो तो अच्छा ही होगा। तो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। और ये काम तो सिर्फ 1 साल का है, ऐसे ऐसे 3 साल हैं भाई जिनमें ये काम कर रहा है ना। तो 64 से डिविजिबल होनी चाहिए चीज़। तो मैं 64 ही मान लूँ, 64 मान लूँ ना, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, कोई फ्रैक्शन बनेगी ही नहीं। तो मैंने मान लिया, मैं इस तरफ मानूंगा ताकि यहाँ पर दूसरा तरीका बता सकूँ, या फिर यहाँ पर मान लेता हूँ। तो टोटल जो कैपिटल वो 64 है। अब देखते हैं क्या हुआ। देखना, ही अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 50%, 50% का फ़ायदा यानी कि ये जितना भी है उसका आधा 32 रुपये का फ़ायदा। तो कैपिटल कितनी हो जाएगी? तीर बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कैपिटल हो जाएगी 96, ठीक है। अब इसमें से उसने, उस तरफ मैं डोनेट वाली लिखूंगा, उसने 48 तो डोनेट कर दी और 48 उसके पास रहेगी। 1 साल के बाद का ये मामला है। 1 साल में ये उसने प्रॉफिट कमा लिया। देखो भाई यहाँ पर आधी डोनेट कर दी, आधी रहेगी। अब दूसरा साल शुरू हो गया। दूसरे साल में उसने फिर से प्रॉफिट कमाया, जितनी भी ये है इसका 50% यानी कि 24 कमाया। 48 + 24, अब 24 का 3 गुना कर दो सीधा, इसका आधा 24 है तो 24 3 बार हो गया ना, इसमें 2 बार और वो 1 बार, 24 से 72। 72 में से 36 डोनेट कर दी और भाई साहब 36 उसके पास रह गई। अब तीसरा साल शुरू हो गया। डोनेट करते ही फिर अगला साल स्टार्ट हो जाता है ना, अगला। अब उसने फिर 50% कमाया तो 50% इसका है आधा, 18, 18 दिए 54 रुपये बना दिए बिजनेस करके। फिर 27 उसने डोनेट कर दी और 27 अपने पास रख ली। तो ये हो गया तीसरा साल, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या बताया उसने। तो उसने ये बताया है, ही इज़ लेफ्ट विद 16,875 एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो तीसरे साल के एंड में उसके पास इतने रुपए बचे हैं, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू इन्होंने बताई है 16,875। अब ये पूछ रहे देन फाइंड द अमाउंट डोनेटेड बाय हिम एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर के एंड में उसने 48 रुपये दिए थे, सेकंड ईयर के एंड में 36 रुपये दिए थे। तो बोल रहे 36 की वैल्यू बता दो। भाई साहब 27 की हमने बता दी, तो बता दो 27 की वैल्यू ये है, एक की वैल्यू क्या होएगी, यहाँ पे कर लेते हैं 16875 डिवाइडेड बाई 27 गुणा में 36, बाद में करेंगे 16, ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है जी, क्लियर है भाई। अब दूसरे मेथड से बताऊं, देखो दूसरा मेथड बहुत ही ईजी है, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपका दिमाग के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जोर पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर लिखा हुआ छोड़ रहा हूँ समझाने के लिए, बिना इसके लिखे थोड़ा सा जोर पड़ेगा, बट पॉसिबल है। इसीलिए देखो अब ध्यान से हम बैक ट्रैक करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये वैल्यू बताई है, उसने क्या वैल्यू बताया है, यहाँ पर तो देखो भी मत, यहाँ पर देखो, सिर्फ मुझे देखो, इतना हैंडसम आदमी, सिर्फ मुझे देखो, ठीक। इफ एट द एंड ऑफ 3 years ही इज लेफ्ट विद रुपीज 16,875, 3 साल के एंड में उसके पास इतने रुपए बचे हैं। अच्छा, अब मैं इसके आगे हट जाता हूँ हिस्ट्री के। 3 साल के बाद कितने रुपए बचे हैं उसने ये बताया, आपको ये प्रोसेस समझ में आना चाहिए। उसने क्या किया है, पहले 50% प्रॉफिट लिया, रुपए बढ़ गए, आधे डोनेट कर दिए, आधे बिजनेस में लगा दिए, उनको 50% बढ़ा दिया, ठीक है, फिर आधे डोनेट कर दिए, आधे बिजनेस में लगा दिए, ठीक है। तो एट द एंड उसके पास इतने बचे हैं, तो एट द एंड उसके पास जितने बचे हैं वो कर क्या रहा है, रुपयों को 50% बढ़ा के आधे डोनेट कर रहा है, आधे अपने पास रख रहा है, उसके पास इतने बचे हैं, यानी कि उसने अपने पास आधे रखे हैं। तीसरे साल के एंड में उसके पास इतने बचे हैं, यानी कि इतने ही उसने डोनेट कर दिए होंगे। बिजनेस करने के बाद आधे डोनेट कर रहा था, आधे अपने पास रख रहा था, अगर उसके पास इतने हैं तो इतने ही उसने डोनेट कर दिए होंगे। मैं बोल रहा हूँ वापस ले ले भाई डोनेशन, क्यों, क्योंकि पीछे जाना है, एट द एंड ऑफ 2nd year जाना है। बाद में दान कर लेंगे ना, पहले तो भैया अपना क्वेश्चन सोल्व करें ना। इसको डबल कर देते हैं, 16,875 को डबल, मैं इसकी मदद नहीं ले रहा अभी। तो तीसरे साल के एंड में थे, उसने डोनेट वो कर चुका था, मैंने डबल करवा लिया कि भैया डोनेशन वापस ले ले। अब क्या है, अब वो बिजनेस करके अपने मनी को 150% कर चुका है, ये 150% है, ये 3/2 गुना है। कौन से मनी का, जो पिछले साल उसके बचे थे उससे 1.5 गुना कर चुका है, ये 1.5 गुना है, ये 3/2 गुना है, तो इसको 2/3 गुना कर दो। तो ये वो मनी है जो उसके पास दूसरे साल के बाद बचा था। तो जो मनी उसके पास दूसरे साल के बाद बचा था उतना ही तो डोनेट किया था उसने। भैया जब वो प्रॉफिट कमाता था तो आधा डोनेट कर रहा है, आधा अपने पास बचा ले रहा है। वो पूछ रहे हैं कि डोनेट कितना किया, हमें पता लग गया कि बचा कितना लिया अपने पास, इतना ही डोनेट किया था। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, एक ही उत्तर आएगा। कैसे, अभी दिखा देता हूँ। 9 चौके 36, 9 तिये 27, 16,875 गुणा में 4/3, 16,875 गुणा में 4/3। उसने हमें ये बताया था और वो ये पूछ रहा था, तो मैंने किया मैंने इसको पहले किया डबल, जितने डोनेट किए उतने ही बचाए थे, डबल, देखो ये डबल कर रखा। फिर मैंने ये बताया कि ये जो है ये पुरानी वाली वैल्यू का 3/2 है, तो इसको 2/3 कर दो, तो आप पहुंच गए यहाँ पर। और मैंने बताया ये और ये तो सेम ही है, वहाँ पर पहुँचो या यहाँ पर पूछो, इसकी वैल्यू बता दो। ठीक है जी, इसको अब कर ले सोल्व। 3 5 15, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 5 15, 4 × 25 100, बच गया 1, 56 दूनी 112, 224, 225, 22,500, ऑप्शन सी। ठीक है, ये बताओ। ए मैन ऑर्डर्ड 4 pairs ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स। तो भैया एक आदमी ने क्या किया, आपको एक बात बताता हूँ। एक आदमी अपने ऑफिस में एक तो काली जुराब पहन के चला गया, एक सफ़ेद जुराब पहन के चला गया। वही ऑफिस में ऐसे बैठा था टेबल पे पैर रख के, तो उसके बॉस ने देखा कि क्या मामला है भाई, तू मतलब क्या कर क्या रहा है तू, अभी तेरा दोगलापन उतारता हूँ, क्या कर रहा है तू। मतलब एक काली पहन के आ गया, एक वाइट पहन के आ गया। तो वो बोल रहा है सर मैं भी टेंशन में हूँ, और मज़े की बात तो ये है, वो बोल रहा है कि मैं ख़रीद के लाया, मेरे को ऐसे ही मिली थी, और मज़े की बात तो ये है ऐसा ही एक जोड़ा घर पे ही पड़ा है, तो क्यों, मैं तो पता नहीं कब फटेंगी। ठीक है जी, अब करते हैं। ए मैन ऑर्डर्स 4 pairs ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स। तो मान लो एक्स पेयर उसने ऑर्डर कर दिए, तो ये है कितने पेयर, हाउ मेनी पेयर्स ही ऑर्डर्ड। ठीक है जी। द प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स इज डबल, अब नीचे है जी प्राइस, ब्लैक सॉक्स का जो प्राइस है वो डबल है, ये 2 रुपये है तो ये 1 रुपये है। ओके जी, डबल दैट ऑफ ब्राउन पेयर। वाइल बिलिंग द क्लर्क इंटरचेंज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन सॉक्स। बिल करते हुए क्लर्क ने ब्लैक और ब्राउन का नंबर ऑफ पेयर बदल दिया। क्लर्क ने लिख दिया कि ब्लैक एक्स ली और ब्राउन 4 ली, ऐसे लिख दिया। हेंस द टोटल अमाउंट ऑफ बिल इंक्रीज बाई 50%, और टोटल अमाउंट ऑफ बिल 50% बढ़ गया। यानी कि इनिशियली जो बिल बनना चाहिए था एक्चुअल में और फाइनली जो बिल बना
वो 3/2 की रेशियो में हो गया। पहले 2 रुपये बिल बनना चाहिए था, तो अब 3 रुपये बिल बना। तो बस यही इक्वेशन आप क्रिएट कर दो कि एक्चुअल में क्या बिल बनना चाहिए और फाइनली बिल बन क्या गया। तो एक्चुअल तो यही है जो मैंने लिखा है। एक्चुअल में बिल कितना बनना चाहिए, 4 जोड़ी लिए 2 रुपये में, हर एक जोड़ी 2 रुपये का, तो 4 दूनी 8, x इंटू 1 x। एक्चुअल में बिल बनना चाहिए 8 + x का, लेकिन गलत बिल क्या बना, उसने ये लिख दिया, यहाँ पर उसने x लिख दिया, यहाँ पर उसने 4 लिख दिया, तो 2x और 4 इंटू 1 4, उसने गलत बिल बना दिया 2x + 4 का। बस अब कर लो सोल्व x के लिए, क्या ही दिक्कत है। करते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं सिर्फ x को देख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। 2 इंटू 2 4x, x इंटू 3 3x, तो 4x 3x इधर आएगा तो x। अब मैं सिर्फ नंबर को देख रहा हूँ, 2 चौके 8 और 8 दिए 24, 8 उधर जाएगा तो 16, x = 16। तो एक्चुअल वैल्यू लिख रहे हैं अभी हम, इनको भूल जाओ जो गलत थी, कलर की गलतियों को माफ कर दो। फाइंड द रेशियो ऑफ पेयर्स ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन सॉक्स इनिशियली। ब्लैक और ब्राउन सॉक्स का इनिशियली क्या रेशियो था, 1:4 था भाई, ब्लैक और ब्राउन 1:4, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, दैट्स ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर आपका परसेंटेज जो है वो खत्म हो गया। काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड हो गई होगी परसेंटेज के अराउंड। अभी हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी आसान हो गया होगा आपकी इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, परसेंटेज की इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड हो, उसके अंदर मिलते हैं। और हाँ, PDF के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है, सिर्फ लेक्चर मत देखना, वीडियो PDF को भी सॉल्व कर लेना इसके बाद।